नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ वैद्य है जी अश्विनी कुमारों को उनकी वंदना करते हुए आज की कक्षा का हम प्रारंभ करेंगे। तो अनुपम जी वंदना शुरू करें। ओम रागादिरोगान सततानुसक्तान देशकाय प्रसृतान शेषान औतसुख्यमोहारतिदान जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। ओम शांति शांति शांति। जी गुरु जी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली 2 कक्षाओं में हमने पढ़ा कि जी जब रस धातु में आप महाभूत बढ़ता है या आप महाभूत के या कफ के गुण बढ़ते हैं तो फिर क्या क्या संप्राप्ति बनती है। वहां से हमने देखा कि रस धातु में आप महाभूत बढ़ने से उसकी अग्नि मंद होने से स्तन की अत्यधिक वृद्धि, उसमें गांठ होना, उसमें समय से पहले दूध जैसा पदार्थ निकलना, इस तरह की संप्राप्ति हमने देखी। फिर बांझपन की संप्राप्ति भी देखी, फिर पीसीओडी की संप्राप्ति भी देखी। इससे आगे आज जो पढ़ेंगे, आज भी हम पढ़ेंगे कि रस धातु में जब आप महाभूत विकृत अवस्था में बढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या संप्राप्तियां और बनती है जी। जैसे कि लगभग हर महिला को जिस समय मासिक धर्म आता है, जिस दिन उस दिन मासिक धर्म आने से पहले कटी प्रदेश यानी कमर के नीचे वाले हिस्से में भारीपन, दर्द या नाभि के नीचे भारीपन, दर्द, ये सब होता है। तो क्यों होता है और इसके आगे फिर बाकी संप्राप्तियां पढ़ेंगे। तो अनुपम जी आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करो। जो ग्रुप में 3 दिन पर वीरवार को भी भेजा था और आज भी एक ग्रुप में रिपीट किया है जी आज। हाँ जी पहले भेजा हुआ है। नहीं पहले पेज से भेजना ना गुरु जी। आज भेजा आपने यही पढ़ना है ना गुरु जी। यही पढ़ना है जी। जी गुरु जी जरूरी है यही ना गुरु जी। यहाँ से हाँ जी यहाँ से पढ़ो। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ता है समझाते हुए पढ़ना है आज आपने कि आप क्या पढ़ रहे हो। जी गुरु जी। बाकी साथियों की जानकारी के लिए बता दें जी, शनिवार को वीरवार को जो नोट्स भेजे थे उसमें हम 2-3 शुरू के पेज ही पढ़ पाए थे। उससे आगे वाली संप्राप्तियां हम पढ़ रहे हैं जी, जो वीरवार को भेजा था। पढ़ो जी। अगर प्रोलैक्टिन बढ़ता है, रस धातु की विकृत वृद्धि, आप महाभूत की विकृत वृद्धि होती है तो उसका परिणाम गर्भाशय के तापमान पर पड़ता है। इसका मतलब क्या है जी? बिल्कुल कम कम पढ़ेंगे उस दिन की तरह। ऐसा ना हो कि बहुत सारा पढ़ दें फिर बोले कि जी क्लियर नहीं हुआ है। क्या पढ़ा है अनुपम जी? ये करे गुरु जी, यदि प्रोलैक्टिन बढ़ता है ना जी, यानी
प्रोलैक्टिन का मतलब है रस धातु में जब रस धातु विकृत हो जाता है उसमें आप महाभूत जो है यानी कि कफ बढ़ता है या यूं कहें जल महाभूत बढ़ता है, तो फिर क्या होता है उसके परिणाम से जो है ना विकृत होने के कारण गर्भाशय का जो तापमान है ना उस पर जो प्रभाव पड़ता है, तापमान कम या ज्यादा हो जाता होगा। ठीक है जी। नहीं हो जाता होगा नहीं, यहाँ क्लियरली लिखा है अगर प्रोलैक्टिन बढ़ता है। अब प्रोलैक्टिन क्या है आगे लिखा भी है जी कि रस धातु में आप महाभूत की विकृत वृद्धि होना, इसको ही प्रोलैक्टिन बोला गया है जी। रस धातु में आप महाभूत की विकृत वृद्धि होना यानी रस धातु में जल महाभूत बढ़ना यानी रस धातु में कफ के गुणों की विकृत वृद्धि होना, तो उसका परिणाम बोला गया है कि उसके कारण क्या होगा, गर्भाशय के तापमान पर उसका असर है वो गर्भाशय के तापमान पर पड़ता है। अगर रस धातु में आमावस्था है तो रक्त में भी रहेगी, रक्त में आमा अवस्था है, आमता है तो फिर यूट्रस में भी रहेगी। अगर यूट्रस में आमता है तो उसका जो सामान्य तापमान है वो तो बिगड़ ही जाएगा। जैसे कि हमने देखा जी जो अतिसार की संप्राप्ति थी उसमें हमने गुरु द्रव्य का सेवन किया, उसको पचाने के लिए अति तृष्णा निर्माण हुई, ज़्यादा पानी पीना पड़ा। फिर वहाँ पे क्या हुआ, गुरु और द्रव गुण की अत्यधिक वृद्धि होगी। उसने क्या किया, क्लेदक कफ को पतला कर दिया, पाचक पित्त को कमजोर कर दिया यानी उसकी अग्नि को न्यून कर दिया, तो वहाँ संप्राप्ति बनी ये जी। इसी तरह की संप्राप्ति यहाँ पे है कि गर्भाशय का जो प्राकृतिक तापमान है, अगर गर्भाशय में प्राकृतिक तापमान नहीं होगा तो क्या समस्याएं आएगी अनुपम जी? जी गुरु जी, यदि गर्भाशय में तापमान कम होगा तो गुरु जी गर्भ धारण नहीं होगा वहां पे। क्यों नहीं होगा, वो क्या काम करेगा तापमान? तापमान गुरु जी गर्भाशय को बनाए रखने के लिए, उसके विकास के लिए उसमें कार्य करेगा जी वो। ठीक है जी। जैसे कि किसी भी हम जमीन में बीज डालते हैं उसके उगने के लिए वहाँ पे जरूरी आवश्यक नमी भी होनी चाहिए और वहाँ पे उष्ण तापमान भी होना चाहिए, यानी पंच महाभूतों का वहाँ सुयोग्य नियंत्रण होना चाहिए। अगर सुयोग्य नियंत्रण में पंच महाभूत हो गए वहाँ पे, हल्की मिट्टी में नमी, हल्का नमी के रूप में वो जल का प्रतिनिधित्व करेगा, फिर वहाँ पे हल्की उष्णा होने से वो अंकुर फूटेगा फिर बाहर आएगा, और फिर हल्की वहाँ पे वायु, ऐसा ना हो आंधी तूफान हो, तो पंच महाभूत का बैलेंस वहाँ पे होना जरूरी है। तो इसमें कहा गया रस धातु में आप महाभूत के विकृत गुणों की वृद्धि होगी तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, और ये संप्राप्ति बनेगी तो उसका गर्भाशय के तापमान पर असर पड़ेगा। उससे आगे क्या होगा पढ़ो जी। गर्भाशय का उष्ण गुण शीत गुण में परिवर्तित होने से यानी परिवर्तन होने से गर्भधारण नहीं हो पाता। ये क्या यानी कि इससे गुरु जी होगा बिल्कुल गर्भाशय का जो है ना वो कि भाई उष्ण जो गर्मी उसमें जितनी होनी चाहिए या उसमें जितनी शीतलता होनी चाहिए वो बिगड़ जाएगा निश्चित रूप से। उसका जो अनुपात होना चाहिए सम अवस्था में होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा, तो उससे क्या होगा, गर्भ धारण नहीं होगा फिर वो। ठीक है जी। आप सभी को पता है प्राकृतिक रजो वृद्धि से मासिक धर्म शुरू होते हैं। मासिक धर्म शुरू होने से पहले तो 2-4 ये दिन लगभग सभी 2-4 गलत लिखा है, मासिक धर्म शुरू होने से पहले, यहीं पढ़ो जी। मासिक धर्म शुरू होने से पहले लगभग सभी स्त्रियों में अधोधर या कटी प्रदेश में गुरुत्व स्तंभन महसूस होता है, जिससे परिसाइकल सिस्टम बोलते हैं कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले कमर में या अधोधर में गौरव यानी कि गुरुता महसूस होती है। जी गुरु जी, इसका वैसे करें। हाँ इसमें बताओ क्या लिखा है जी। इसमें ये कहा गुरु जी कि जैसे हम सभी जानते ही हैं कि मासिक धर्म जो शुरू होने वाला होता है उससे ठीक पहले 2-4 दिन पहले ही होता है वैसे तो महिलाएं जो होती वो गुरुता का यानी कि पेट में है ना कटी, जहां हम यानी कि जो बांधते हैं कमर पे जो अपना कटी वस्त्र आदि बांधते हैं या जो भी डालते हैं मान लीजिए, तो इस स्थान पे जो है क्या वो भारीपन महसूस करती है थोड़ा सा।
जिसको हमें परिसाइकिल सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गौरव की कह सकते हैं उसको, यानी कि वो जो गुरुता भारीपन सा महसूस करते हैं, इस पे कुछ कह रही है। ठीक है, इसमें कहा गया है जी, हाँ, इसमें कहा गया है भी किसी भी हर महिला को लगभग मासिक धर्म शुरू होने वाले दिन या उससे पहले दिन उसको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको प्री साइकिल सिम्टम बोलते हैं जी। सिम्टम, प्री साइकिल सिम्टम, मासिक धर्म से पहले के कुछ लक्षण ये महिलाएं महसूस कर लेती है। उसमें बोला गया है कि कमर के नीचे वाले हिस्से में कटी प्रदेश जो बोला गया है, अधोदर कटी प्रदेश, उसमें भारीपन, स्तंभन और दर्द, या नाभि के नीचे भारीपन, स्तंभन, ये दर्द, ये सब होता है। ये क्यों होता है, इसका कारण आगे बताया है, पढ़ो जी। परंतु जैसे ही रजोदर्शन शुरू हो जाता है, तब 6 आवर्स में ये लक्षण गौरव गुरुता ये कम होने लगता है। इसका कारण रजो प्रवृत्ति शुरू होने से पहले कटी अधोधर गर्भाशय के आसपास के स्थान के अतिरिक्त आप महाभूत के गुणों की विकृत वृद्धि होती है। विकृत इसलिए क्योंकि यह केवल कुछ काल के लिए होती है, और यह लक्षण इसे आप महाभूत यानी कि वाटर रिटेंशन से निर्माण होता है, क्योंकि आगे 2 या 3 दिन में योनि मार्ग से रजोस्राव शुरू होने के लिए अचानक से आप महाभूत के द्रवता अधिक आदि जो गुण होते हैं वो वहां से मिला हुआ, इसलिए शरीर का इसका संचय करता अधोदर गर्भाशय के आसपास वाले प्रदेश में इस द्रव गुण का संचय होने लगता है। इसमें क्या कहा गया अनुपम जी? इसमें कहा गुरु जी, जैसे वो पहले तो कह रहे हैं भारीपन महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही रजोदर्शन शुरू हो जाता है, मासिक आते हैं, तो 5-6 घंटे बाद ही जो है वो हल्का महसूस करती है महिला। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि रजोस्राव जो होता है उससे ठीक पहले जो आप महाभूत है उसकी द्रवता जो है उसके आसपास ज्यादा इकट्ठी होने लग जाती है, उसका संचय हो जाता है, जिससे वो जो है गौरव अनुभव करते हैं या फिर यानी कि भारीपन का महसूस करते हैं, क्योंकि वो रजोदर्शन से पहले वहां पे संचय होने लग जाता थोड़े समय के लिए, और जैसे रजोदर्शन शुरू होता है तो वो सारे का सारा निकल जाता है। ये ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा पढ़ा है। जैसे हम पढ़ रहे हैं जी कि भाई रस धातु में जब आप महाभूत के गुणों की विकृत अवस्था में वृद्धि हो रही है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देंगे। उसका पहला लक्षण हमने पढ़ा कि जी स्तन में गौरव होना, भारीपन होना, स्तन का अत्यधिक साइज बढ़ जाना, स्तन में गांठ की निर्मिति होना, क्योंकि आप महाभूत रस धातु में विकृत अवस्था में बढ़ा हुआ है जी, आमता है इसके अंदर। फिर वहाँ पे कोई गांठ आदि का निर्माण होना, फिर वहाँ से वही संप्राप्ति रस में जाएगी, फिर वही रस से वही रक्त में जाएगी, रक्त ही आर्तव के रूप में जब मासिक धर्म में रुकेगा तो वहाँ भी वही संप्राप्ति बनेगी। तो उससे ऊपर हमने देखा मासिक गर्भाशय का जो प्राकृतिक तापमान है उसमें बदलाव आ जाएगा, वहाँ पे शीत गुण बढ़ जाएगा, जिससे गर्भ धारणा नहीं होगी जी। अब यहाँ पे हम एक संप्राप्ति पढ़ रहे हैं कि भाई मासिक धर्म शुरू होने वाले दिन या उससे पहले दिन गर्भाशय के आसपास का जो एरिया है, खासकर कमर के नीचे वाले का हिस्सा, उसमें भारीपन, स्तंभन, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अब ये लक्षण क्यों है, उसका कारण ये बताया गया है जी। और जो कारण में बताया गया है यहाँ भी यही निकल के आया है कि रस धातु में आप महाभूत के गुणों की विकृत वृद्धि है, फिर रस से आगे रक्त बन रहा है, उससे ही आर्तव बन रहा है जी। तो अब वात की महिलाओं में यहाँ क्या सिम्टम रहेगा जी, कफ की महिलाओं में क्या रहेगा और पित्त की महिलाओं में क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कफ में क्या होगा, गुरुता होगी जी, इस प्रदेश में स्तंभन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कफ के गुण हैं, गुरु शीत, जब गुरु और शीत हो गए तो स्तंभनता भी बढ़ेगी, यहाँ पे स्तंभन भी बढ़ेगा जी, रुकावट भी बढ़ेगी। और ये अगर वात की महिला होगी तो उसमें गुरुता नहीं होगी, क्योंकि गुरु तो वात का गुण नहीं है। यहाँ पे संप्राप्ति ये तब बन रही है जब
रस धातु में आप महाभूत के विकृत गुणों की वृद्धि है जी, ये संप्राप्ति तब बन रही है। तो वात वाली महिला में क्या होता है, वहां पे मासिक धर्म कम आता है। कफ वाली में क्या है, मासिक धर्म अधिक है, मासिक धर्म में गुरुता है, मासिक धर्म गुरु स्वभाव का है, वो चिपचिपा है। वात वाली में क्या है, मासिक धर्म कम होता है, वहां पे दर्द अधिक होता है, वहां जो रक्त है उसकी मात्रा कम रहती है जी। तो कफ वाली में रहेगा जी गुरुता होना, वहां पे गुरुता होना, स्तंभन होना। वात वाली में गुरुता नहीं होगा, वहां पे दर्द होगा जी वात वाले को, क्योंकि उसके जो आर्तव है उसमें गुरुता नहीं है, उसके आर्तव में लघुता है, और आर्तव कम मात्रा में भी है, क्योंकि वात वाली में रुक्ष खर लघु इन गुणों की प्रधानता रहती है। तो कफ वाली में गुरुता और स्तंभन रहेगा, और वात वाली में यहाँ पे स्तंभन और दर्द इस टाइप का रहेगा, और पित्त वाले में ये लगभग ठीक रहेगा जी। तो ये गुरुता और स्तंभन यहाँ पे आगे बोला गया है कि जैसे ही मासिक धर्म शुरू होगा तो 5-6 घंटे में लक्षण कम दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि फिर जैसे ही आर्तव निकलना शुरू होगा तो वो वहां से गुरुता हट जाएगी, क्योंकि वहां आर्तव का संचय हुआ है जी, और उसमें आप महाभूत की वृद्धि रही है, इसलिए यहाँ पे गुरुता दिखाई दी है जी। तो यही कहा गया है, जिसमें किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। इसमें गुरु जी पुत्र वाली महिला को वहां पे वो नहीं होगा, कुछ जलन आदि की इस तरह की कोई संप्राप्ति नहीं बनेगी गुरु जी? किसको जी? पित्त का आम है, मान लीजिए पित्त की महिला को, तो उसको किसी प्रकार की कोई भी संप्राप्ति नहीं बनेगी, सामान्य रहेगा उसको? है तो आम में तो संप्राप्ति बनेगी जी, आम में तो बनेगी। यहाँ कफ कफ बड़ा है, रस धातु में आपकी वृद्धि है, तो ये सिम्टम है। कफ वात में क्या होगा, वहां आपकी वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि तभी तो वो वात है, तभी तो वात के लक्षण बने हैं। और पित्त वाली में अगर आमता है तो फिर इस तरह की महिला में वो उष्ण गुण की है या द्रव गुण की, वो देखना पड़ेगा। अगर द्रव की रहेगी, इसमें थोड़ा सा मन कच्चा रहेगा जी, थोड़ा वोमिटिंग जैसा, थोड़ा मन में थकावट सा, इस तरह की संप्राप्ति रहेगी अनुपम जी। जी गुरु जी, हम तीनों वैसे तो आमता की बात कर रहे हैं गुरु जी, तीनों के बिगड़े हुए की बात कर रहे हैं वैसे, तभी तो चर्चा कर रहे हैं। तो बात में जब बात बिगड़ेगा तभी तो उसको पेन होगा जी, अगर बात भी समावस्था में होगा तो उसको भी पेन नहीं होगा। वात समावस्था में होगा तो भी हल्का फुल्का होगा जी, हल्का फुल्का। और कफ में तो यहाँ गुरुता भी रहेगी, स्तंभन भी रहेगा, और गुरुता के कारण यहाँ पे अवरोध होने से यहाँ पे भी दर्द हो सकता है जी। ऐसा नहीं है कि केवल गुरुता और स्तंभन ही रहेगा। जी जी गुरु जी। तो ये संप्राप्ति हम देख रहे हैं कि जब रस धातु में आप महाभूत की वृद्धि है तो ये सब सिम्टम यहाँ पे आ रहे हैं। आगे पढ़ो जी। आप महाभूत गुरु गुण का होने से, गौरव और उनका संचय होने से, मार्ग अवरोध होने से, यानी कि मार्ग अवरोध, जन्य, स्तन्य, कटी कटी स्तंभन स्तंभन जैसा लक्षण दिखाई देता है, यानी कि मासिक धर्म से पूर्व स्तंभन, कटी स्तंभन, गौरव, यह जो लक्षण है यह आप महाभूत के संचय से है। अवरोध जन्य वात दोष से निर्माण होती है। मासिक धर्म के पश्चात यह तत्कालीन लक्षण तुरंत कम हो जाते हैं। कुछ स्त्रियों में कटी प्रदेश में आप महाभूत के विकृत गुणों की जब अत्यधिक वृद्धि होती है, उसके परिणाम स्वरूप अपान कक्षा को 1-2 दिन के लिए गीलापन और सत्य व्यापक कर देता है। शैत्य का मतलब यानी है जी वहां पे शीत गुण को बढ़ा देता है, शीत गुण को, जहाँ शैत्य आ रहा है वहां शीत गुण बोलना है जी। हाँ, शीत व्याप्त कर देता है, यानी कि क्या गुरुजी प्री मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक सर्कल से पहले के लक्षण जी। मासिक जी जी प्री मेंस्ट्रुएशन एक तरह से वहां पे द्रव गुण है वो संचित होना जी। वाटर रिटेंशन जब भी होता है वो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि पूरी तरह से अपान कक्षा को वो द्रव और
शीत गुण से व्याप्त कर देता है। जैसे कि धूप के दिनों में हम सब पानी थोड़ा ठंडा चाहते हैं, तो जो भी मेंटल का मेटल पात्र होता है मेटल उसको, का पात्र होता है, जिस भी मेटल का पात्र मेटल जिस का भी पात्र धातु का होता पात्र। है, हाँ जी हाँ जी, उसको हम एक गीला कपड़ा लपेट देते हैं, तो उसे हम जब पानी पिए ठंडक मिल जाती है। इसी तरह ये गीला साहित्य जो है पूरी अपान कक्षा चित गुण को विकृत गुण में रूपांतरित कर देता है। इस वक्त गर्भाशय को आवश्यक मात्रा से अधिक जो द्रव गुण है ताप महाभूत की वृद्धि स्वरूप दिखाई देता है, और अपान कक्षा में विकृत सत्य आने से कुछ स्त्रियों में गर्भ रजस्राव शुरू होते ही अतिसार जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। मतलब कुछ स्त्रियां कहती है कि पीरियड के पहले 2 दिनों में ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और पेट भी खराब हो जाता है, अतिसार भी होता है। जी गुरु जी, आगे पढ़ूं गुरु जी आगे। चलो हाँ, थोड़ा सा ये पूरा ही हो जाएगा। इसका कारण अतिरिक्त द्रवता और उसके साथ गीला सत्य, यानी कि शीतलता का जो अपान कक्षा को व्याप्त कर देता है, अपान का जो कक्षा है वो उसको जो है शीत कर देता है, ठंडा कर देता है। इसके साथ ही अग्निमंद, उल्लास, बेचैनी, अपचन, अनिरुद्धता, अन्न खाने की अभिलाषा ना होना, अरुचि होना। ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। रजस्राव से और अतिसार से अधिक मात्रा में जो आप महाभूत होता है उसका निर्हरण हो जाता है, और उसके पश्चात अपने आप ही ये अतिसार रुक जाता है। शायद कुछ चिकित्सा भी इसके लिए आवश्यक ही नहीं होती, परंतु कई बार दुर्बलता जैसे लक्षण दिखाई दे तो वहां पर संबंध चिकित्सा करनी चाहिए। बस यहाँ इस रोक दो, आप पूरे को डिस्कस कर लो। तो पूरे में क्या कहा गया, कुछ समझ आया अनुपम जी? समझता हो गुरु जी, फिर लंबा हो गया जी, छूटता चला गया फिर। चल, लंबा तो क्लियर तो हो गया यहाँ तक, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा क्या कहा गया है। या कोई दूसरा साथी बीच में पढ़ना चाहता हो जी? अगर नहीं पढ़ना चाहता तो अनुपम जी आप ही पढ़ो इसको, थोड़ा जी डिस्कस गुरु रूप जी, में, प्रैक्टिकल रूप में अब इस पे चर्चा कर लें। आप महाभूत गुरु गुण कहाँ से था गुरु जी वो? पिछली संप्राप्ति हमने पढ़ी है जी कि भाई जब आप महाभूत में रस धातु में आप महाभूत बड़ा होगा, आप महाभूत के गुण बड़े होंगे, तो वहाँ से फिर वो कटी प्रदेश में, कमर के नीचे वाले हिस्से में, नाभि के नीचे वाले हिस्से में, गर्भाशय के आसपास भारीपन महसूस होना, स्तंभन महसूस होना, अगर अवरोध भी है, कफ अधिक बढ़ा है तो दर्द भी होना, उसके कारण भारी महिला में ये संप्राप्ति बनेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? क्योंकि रस धातु में आप महाभूत का गुण बढ़ा है, जिससे कि विकृत अवस्था में बढ़ा है, जिससे कि यहाँ पे इस तरह से अधिक मात्रा में ये द्रव रूप में संचित हो रहा है गर्भाशय के आसपास। और जब ये द्रव रूप में संचित है और आप महाभूत की वृद्धि है, तो वो यहाँ के तापमान को भी कमजोर कर देता है जी। गर्भाशय का जो अपना टेम्परेचर है उसको भी कमजोर कर देता है। इससे आगे फिर हमने एक नई जो संप्राप्ति पढ़ी है वो ये पढ़ी है जी, ये लक्षण तो रहते ही हैं, इसके साथ कुछ महिलाएं ऐसी आएगी आपके सामने कि भाई उनको जैसे ही मासिक धर्म शुरू होता है, मासिक धर्म तो शुरू हो रहा है, उसके साथ ही वहां पे अतिसार जैसी संप्राप्ति भी बन जाती है। क्योंकि विकृत अवस्था में वो द्रव गुण अगर 1-2 दिन के लिए वहां पे रुक रहा है, तो द्रव है, अधिक गिल्लापन बढ़ा रहा है, शीत गुण भी वहां बढ़ा रहा है, और अपान कक्षा का जो उष्ण गुण है उसको भी न्यून कर रहा है। तो मासिक धर्म के साथ साथ उसको 2 दिन अतिसार रहना या अधिक बार मल त्याग के लिए जाना, इस तरह की संप्राप्ति भी बन जाती है जी। इस तरह की संप्राप्ति बन जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो मासिक धर्म भी चल रहा है, अतिसार भी चल रहा है, तो आरंभिक चिकित्सा तो यही है कि ये विकृत अवस्था में आप बढ़ा है तो इसको निकल जाने दो जी, यहाँ पे रोकना नहीं है, उसको निकल जाने दो।
और फिर अगर इसकी चिकित्सा भी हमने करनी है तो हम इसमें क्या कलप दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं? कोई साथी बताएगा जी? इस संप्राप्ति में हम क्या दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं? वो कैसे कार्य करेगा? कोई भी साथी जी? इसमें तो गुरुजी वो जो है ना, संबंध द्रव्य देने पड़ेंगे गुरुजी, जो रोकने वाले हों। ना रोकने वाले तो क्यों देने पड़ेंगे? अतिसार की संप्राप्ति क्या पढ़ी थी जी हमने? वही गुरुजी, उसमें यानी स्तंभन यानी कि वो जो सुखाने वाले हों, तो जी जैसे वो अपना क्या बोलते हैं, सोंठ है, तो जी, या फिर अपना क्या बोलते हैं इसको, इंद्र जो है, कड़वे इंद्र जो है। ठीक है जी, इसमें हम वही देंगे, सौंठ या सौंठ से बना लघु शुद्ध शेखर रस। क्यों देंगे? क्योंकि वो क्या करेगा जी, अधिक बढ़े हुए द्रव गुण का शोषण, अधिक बढ़े हुए द्रव गुण का शोषण करेगा और वहां पे अग्नि को प्रदीप्त करेगा। 1 मिनट के लिए रुकना जी, एक फोन आ रहा है। तो संप्राप्ति ये समझ आ रही है जी? जो संप्राप्ति पढ़ रहे हैं समझ आ रही है? किसी का कोई सवाल हो? समझ तो आ रही है गुरुजी, ये तो वैसे टफ बहुत होने लग रहा है धीरे धीरे। गुरुजी जो सोठी से बना हुआ लघु शुद्ध शेखर रस है, हाँ जी। ये मतलब तीनों प्राकृतिक में देना है या किसी एक में देना है? तीनों ही प्राकृतिक में दे सकते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा, तो इसको इसका डोज क्या होगा? इसका विशेष कार्य है दीपन, पाचन और अति द्रव गुण का शोषण करना जी, ये इसका कार्य है जी। इस सोट से इसमें सोट इसमें मतलब कि इसका ही है कि नहीं, सोट लगा हुआ इसमें है इसमें? हाँ जी, इसमें जो प्रमुख है वो सौंठ है। सौंठ ये तीनों ही कार्य कर रही है, दीपन, पाचन और शोषण जी। अतिसार की चिकित्सा में भी हमने ऐसे ही पढ़ा जी, और फिर उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ रहे थे। जो वो देखा हमने, आम रस धातु में आपकी अत्यधिक वृद्धि से वो स्तन और वहां पे संप्राप्ति बन रही है। और यहाँ पे भी इसमें पहला तो ये है जी कि हमने आमता को निकल जाने देना है, फिर इसमें इस तरह का चिकित्सा देना है जी। इसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो इसमें ये है कि दुर्बलता जब आने लगे तो उसकी चिकित्सा कर देनी है जी। आगे पढ़ो अनुपम जी। अनुपम जी आगे पढ़ो। हाँ जी गुरु जी। अतिसार चिकित्सा की इसके लिए आवश्यकता ही नहीं होती, परंतु कई बार दुर्बलता जैसे लक्षण दिखाई दे तो वहां पर स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। उनसे चौथे पेज पे है ना गुरु जी अपना नाम। हाँ जी, ठीक है, इससे आगे पढ़ो। हाँ ठीक पहुंच गए गुरु जी, वही पकड़ में नहीं आया जी। इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन की विकृत वृद्धि, हाँ मतलब जी। रस धातु स्थित आप महाभूत की विकृत वृद्धि। यहाँ से पढ़ो जी। इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की विकृत वृद्धि मतलब रस धातु स्थित है आप महाभूत की अपने द्रव गुण के साथ विशेष वृद्धि है। जैसे कि हमेशा कहते आए हैं कि एलोपैथी का जो भी शब्द होता है उसका अपनी भाषा में आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में ट्रांसफर करना आना चाहिए। जब हमारे सामने प्रोलैक्टिन बढ़ा है ऐसा रिपोर्ट आता है तो उसका इंटरप्रिटेशन आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा हो सकता है। देखो, हाँ देखो इसमें क्या है जी, विशेषकर हमें अपनी संप्राप्ति पे फोकस रहना चाहिए, भले ही अंग्रेजी वाली संप्राप्ति ना आए। अपनी पे विशेष पकड़ हमारी रहनी है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। हम जो पिछले 3-4 दिनों से संप्राप्ति पढ़ रहे हैं उसमें है कि आप महाभूत के
गुणों की विकृत अवस्था में वृद्धि यानी द्रव गुण की अत्यधिक वृद्धि, उससे वहाँ पे द्रव गुण अधिक है, अग्निमंद है और वो शीतता भी पैदा कर रहा है, वहाँ पे शीत गुण को भी बढ़ा रहा है, प्राकृतिक उष्ण गुण को घटा रहा है। तो इस तरह से संप्राप्ति है। रस धातु में आप महाभूत की विकृत वृद्धि होने से संप्राप्ति कहाँ कहाँ कैसे फैल रही है जी। इसके कारण स्तन में गुरुता, भारीपन, अधिक साइज बढ़ना, गांठ होना, फिर उसी के कारण फिर आगे यूट्रस के का जो प्राकृतिक तापमान है वो कम हो जाना, वहाँ पे आमता होना, वहाँ पे स्थूलता होना, वहाँ पे पीसीओडी जैसी संप्राप्ति बनना। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब ये संप्राप्ति अगर किसी महिला में 2-3 दिन बन गई है तो पूरा अपान कक्षा में ही शीत गुण बलवान हो जाएगा जी। तो वहाँ पे फिर ये अतिसार जैसी संप्राप्ति भी बन जाती है। तो मासिक धर्म के साथ साथ कई महिलाओं में कि 2 दिनों तक अतिसार भी रहना, ऐसी संप्राप्ति तो ये दर्शा रही है। अब इसमें क्या विचार करें जी? ऐसा देख के कई तो जो सामान्य व्यक्ति होंगे वो तो घबरा जाएंगे, सामान्य महिलाएं होगी वो तो घबरा जाएगी जी कि हर महीने ये क्या हो जाता है। ऐसे में फिर उनको लगेगा कि कहीं कैंसर जैसी कोई बड़ी संप्राप्ति तो नहीं बन रही है, और डॉक्टर के पास भी अगर वो चले गई तो डॉक्टर भी इसको सीरियस ही बना देगा जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमने समझने की कोशिश हो रही है कि हो क्या रहा है और इसमें यहाँ पे करना क्या है जी। ये क्लियर हुआ अनुपम जी कि हो क्या रहा है और करना क्या है? हाँ जी गुरुजी, हो रहा जी। आगे पढ़ो जी। रस धातु की ताप महाभूत गुणों की अपने द्रव गुण के साथ विशेष वृद्धि होना और उसकी व्यक्त अवस्था या लक्षण स्वरूप स्तन या गर्भाशय में कुछ न कुछ दिखाई देता है। पीएच हमेशा में खेती की कमी का उदाहरण रहता हूँ। अगर अधिक वर्षा होती है तो खेत में पानी भर जाता है और अत्यधिक पानी का संचय हो तो उसमें बीज बोना मतलब बीज सड़ने के लिए छोड़ देना। जो किसान होता है तो बहुत अच्छे से पता होता है कि खेत में पानी रुका है तो उसमें बीज डालने तो फसल तो नहीं आएगी और बीज का पैसा भी चला जाएगा। तो किसान क्या करता है? तो अनुपम जी 1 मिनट यहाँ पे रुको। तो इस संप्राप्ति में हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई जब रस धातु में आप महाभूत की अत्यधिक विकृत अवस्था में वृद्धि हो रही है तो क्या क्या संप्राप्ति बन के किस तरह से यूट्रस में संप्राप्ति जारी है, वहाँ पे आमता बढ़ रही है, स्थूलता बढ़ रही है, वहाँ पे जो प्राकृतिक गुण है उष्ण वो भी कम हो रहा है। तो संप्राप्ति किस तरह से उसी तरह से हो रही है कि नहीं होती है जैसे जमीन में होती है? जी जी गुरुजी, वैसे ही होती है। पढ़ो जी आगे। ये जो पानी रुका है उसको सुखाने के लिए कड़ी धूप की राह देखता है और साथ ही खेत में संचित अत्यधिक पानी को निकालने के लिए छोटे छोटे नहर या नाले बना देता है। जैसे जिस तरफ ढलान हो उस तरफ छोटा एक नहर बना दे तो संचित जल निकल जाए। इससे संचित पानी जब निकल जाता है और सूर्य की गर्मी बढ़ने लगती है तो तभी जमीन बीज बोने योग्य बनती है। हमने 1 मिनट रुकना जी। हमने अतिसार की संप्राप्ति में क्या देखा जी कि गुरु भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन कर लिया, उसके पाचन के लिए अधिक तृष्णा निर्माण हुई, वहां से फिर गुरु के साथ द्रव गुण भी बढ़ा, उसने अमाशय के क्लेदक कफ को पतला कर दिया, पाचक पित्त को कमजोर कर दिया। तो वहां पे फिर क्या हुआ, अपान कक्षा को भी उसने वहां के प्राकृतिक जो उष्णता है उसको भी न्यून कर दिया जी। तो इस तरह से अपान कक्षा को भी विकृत कर दिया। और फिर इसमें क्या है, जब अधिक जल बढ़ जाता है तो नजदीकी मार्ग से निकालना, अगर वो आम है तो उसको निकल जाने दो। हमने पढ़ा था उपेक्षा ही भेषज, यानी कि उसकी उपेक्षा कर देना ही चिकित्सा है। आमावस्था में अतिसार या विरेचन रोकने नहीं चाहिए। आमावस्था जब निकल चुकी हो और कमजोरी आने लगे तब उसको चिकित्सा करना अनिवार्य है जी। तो जब अधिक जल बढ़ा होगा वो नजदीकी रास्ते से निकलेगा या फिर वहां पे हमने दीपन पाचन शोषण करना है, यानी उष्ण गुणों की वृद्धि करनी है जी। तो यही संप्राप्ति यहाँ पे है कि किसान क्या करता है जी, वो पानी निकालता है, वहां पे वेट करता है कि वहां पे सूर्य की गर्मी बढ़ेगी, फिर सुयोग्य तापमान होगा, तब वो बीज बोता है। आगे पढ़ो जी। अत्यधिक
गर्मी से बीज सड़ता है, अत्यधिक पानी से बीज सड़ता है, और कड़ी धूप से नया कोमल जो तैयार हो जाता है वो दग्ध हो जाता है। मतलब पानी अधिक हुआ तो बीज सड़ जाएगा, उष्मा अधिक हुई तो वो ऊपर से आया हुआ कोमल अंकुर दग्ध हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा वो। हमने एक संप्राप्ति हाँ पढ़ी थी कि जी यूट्रस में गर्भाशय में अगर गर्भ नहीं ठहर रहा है तो वहाँ पे फिर हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना है जी, चिकित्सा के बारे में हम क्या विचार करेंगे कि यहाँ क्या क्या संप्राप्ति बनी होगी। इस संप्राप्ति में हम पढ़ रहे हैं, हमने वहाँ पढ़ा था कि पंच महाभूतों का वहाँ पे सुयोग्य नियंत्रण में रहना आवश्यक है, मतलब वहाँ प्राकृतिक पृथ्वी होना जरूरी है। फिर उसमें वहाँ पे यूट्रस है, पृथ्वी और वायु महाभूत वहाँ पे है। तो पृथ्वी है जो वो प्राकृतिक होनी चाहिए, प्राकृतिक मतलब उसमें अति स्थूलता नहीं होनी चाहिए, कफ वालों में जो होता है, भारी महिलाओं में जो होती है, या फिर वात वालों में जो अति दुर्बलता होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो पृथ्वी बैलेंस में होनी चाहिए। पित्त वालों में क्या है, वहाँ पे अगर पेट में द्रव गुण बढ़ा है तो फिर वो ऊपर नीचे आगे पीछे भी जाता है, तो वो संप्राप्ति नहीं। पृथ्वी अच्छी हो, फिर वहाँ जल अच्छा होना चाहिए। जल का मतलब क्या है जी, यूट्रस के अंदर की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, एक अंदर की लेयर है यूट्रस के जहाँ पे गर्भ चिपकता है जी, जब गर्भ कंसीव होता है तो उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो वो जल से, वो रस धातु से परिपोषित होती है जी, यानी कि जल महाभूत से वो प्राक अच्छी बनती है। अब अगर स्थूलता होगी तो वहां भी स्थूलता होगी, तो स्थूलता होगी तो गर्भ वहां पे चिपक नहीं सकेगा जी। अगर वहां पे वात बड़ा होगा तो वहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति होगी, तो जितना प्राकृतिक उसकी थिकनेस होनी चाहिए वो होगी ही नहीं जी, तो भी गर्भ वहां पे पोषण नहीं हो पाएगा उसका, तो भी गिरता रहेगा। और पित्त वाले में अगर वो संप्राप्ति है, उष्ण तीक्ष्ण गुण या द्रव गुणों की वृद्धि है, तो भी रस धातु विकृत होगी। तो इतना बड़ा महत्व है जी रस धातु का। अनुपम जी, जो ये तरह तरह की संप्राप्तियां हम पढ़ रहे हैं, तो वो सब इन चीजों को प्रभावित कर रही है कि पृथ्वी प्राकृतिक अवस्था में होना जरूरी है, वहां रस धातु क्या कार्य कर रही है, वो अंदर की जो लेयर है उसको प्राकृतिक रख रही है। दो चीजें होगी, पृथ्वी और आप। अब वायु, जब ये दो बैलेंस में है तो वायु भी बैलेंस में होगी। और देखो अब वात पित्त का बैलेंस के आधार पे डिपेंड करेगा यहाँ पंच महाभूतों का संतुलन कैसा है जी। अगर मान लो किसी में वात बढ़ा है तो ना पृथ्वी अच्छी होगी, ना यहाँ पे जल महाभूत से जो अंदर की लेयर बन रही है वो अच्छी होगी, और ना फिर यहाँ पे अग्नि अच्छी होगी, वात बढ़ा है तो। आकाश अत्यधिक बड़ा होगा, वायु भी अत्यधिक बड़ी होगी, ये तो हुआ वात में जी। और कफ की महिला है तो यहाँ पे स्थूलता है जी पृथ्वी महाभूत में, यहाँ पे जो अंदर की लेयर है उसमें भी स्थूलता है। और जो फिर जल अधिक बढ़ा है तो अग्नि मंद होनी है जी। और फिर दो महाभूत बच गया, वायु, वो भी अवरोध क्योंकि स्थूलता अधिक है, कफ विकृत अवस्था में बढ़ा हुआ है, कफ के गुण। और आकाश न्यून रहेगा जी ऐसी अवस्था में। ऐसी अवस्था में दो तीन कारण है कि एक तो जब पृथ्वी अच्छी नहीं है, वहां पे जल महाभूति अच्छा नहीं है, उसके कारण वहां पे गर्भ का ना ठहरना, ठहर भी रहा है तो गिरना, क्यों, उन दोनों में भी स्थूलता है, और फिर आकाश महाभूत भी न्यून है जी। और पित्त वाले में क्या संप्राप्ति रहेगी, पित्त में भी पृथ्वी कमजोर रहेगी और जल महाभूत भी न्यून रहेगा। पित्त है तो वहां पे वायु बढ़ी रहेगी जी। ये अधिक बढ़ी हुई गर्मी, अधिक गर्मी बढ़ी है तो वो वायु को भी बढ़ाती है और आकाश को भी बढ़ाती है जी। तो इस तरह से हमने पंच महाभूतों का यहाँ पे यूट्रस में अगर बैलेंस होगा तभी यहाँ पे गर्भ धारणा होगी, नहीं तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि रस धातु की विकृति होने से फिर संप्राप्ति क्या क्या बन रही है जी। अब आगे पढ़ो जी। तो यहाँ पे हमने ये दो चीजें पढ़ी कि जी जल अधिक बड़ा होगा तो बीज गड़ जाएगा जी, वहां पे सड़ जाएगा वो। और यहाँ पे अगर अग्नि अधिक बड़ी होगी, उष्ण तीक्ष्ण या द्रव गुण, तो भी वो जल जाएगा जी, वो वहां पे सड़ रहा है अधिक पानी में और यहाँ अधिक धूप से जल रहा है जी। तो इसी तरह से गर्भ की स्थिति होगी जी अंदर। जी गुरु जी, ऐसे ठीक वैसे ही जैसे हम खेती किसानी करते हैं, भाई खेती करते समय गुरु जी
पानी लगाते हैं, लेकिन उसको जो है बात आने के बाद उसको जो है फिर उसमें हलाई करते हैं, हालते हैं उसको, यानी कि एक विशेष नमी रखते हैं, उसको ज्यादा सुखाते भी नहीं है, ज्यादा गीला भी नहीं रखने देते हैं। तो पानी भी चाहिए, एक टेम्परेचर भी गुरु जी वहां पे अच्छा होना चाहिए। बहुत जेठ के महीने में बो देंगे तो वहां पे भी उगता नहीं, फिर वो उगते उगते ज्यादा गर्मी होगी, जल जाएगा उगते साथ फसल हमारी। बिल्कुल जी। और यदि नमी कम होगी तो जमेगा भी नहीं, नमी ज्यादा होगी तो गल भी जाएगा। सीधी सी बात, जैसे खेत में होता है वैसा ही गर्भाशय में भी होता है। अब कई रोगी ऐसे मिलेगी जी, कई महिलाएं आपको ऐसी मिलेगी जिसको कई साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और रिपोर्टें सब नॉर्मल आ रही है। तो ऐसी स्थिति में एलोपैथी तो हाथ खड़ा कर देता है जी, क्योंकि जब रिपोर्टें नॉर्मल है तो आप यहाँ पे इस तरीके से सूक्ष्म रूप से विचार कर सकते हो कि आपने क्या करना है जी। बहुत से केस हमने ऐसे देखे कि एक तो महिला जी बिल्कुल दुबली पतली, उसको चाल नहीं आ रही थी जी, इस तरह से इतनी कमजोरी थी। अब उसके अंदर क्या था जी, भाई पृथ्वी भी इसकी कमजोर है और जल भी इसका कमजोर है। तो यहाँ पे मासिक धर्म में भी भयानक पेन जी, बोल रहे थे कि हर मासिक धर्म में इनको इंजेक्शन या टेबलेट देनी पड़ती है तब तो ये उठती है। और फिर उसमें वायु भी बढ़ी है जी, जब ये दोनों ही वीक है, आकाश भी बढ़ा ही है और जब वायु बढ़ी है तो अग्नि न्यून होगी ही जी। तो इस तरह की संप्राप्ति, इसमें केवल आसान चिकित्सा है जी, आयुर्वेद की भाषा से दीपन पाचन अनुलोमन करके जी इसको भरपूर चिकनाई देनी है, बल्य औषधियाँ देनी है जी। और जरूरी हो तो स्नेहन स्वेदन और अन्नवासन तथा निरोण बस्ती, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें रहेगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान चिकित्सा है जी। भारी महिला में जिसमें अति स्थूलता है, वहाँ पे क्या करना है जी, वहाँ पे पूरा जो विकृत अवस्था में पृथ्वी और जल महाभूत यानी कफ और कफ के गुण बढ़े हैं, उसको ठीक होने में कम से कम 6 महीने, 6 से 9 महीने तक का समय लग सकता है। कफ वाली महिला में ज़्यादा समय लगेगा जी। वात वाली फिर भी जल्दी कवर कर जाती है, उसका वजन जल्दी गेन कर जाता है। और पित्त वाली है तो वो उसके सिम्पटम देख लेने हैं। तो इस तरह से जहाँ पे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी आ रही हो जी, जहाँ डॉक्टर को कुछ मिल ही नहीं रहा है फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो आप इतने सूक्ष्म लेवल पे वहाँ पे सोच के उसकी चिकित्सा शुरू कर सकते हो इन महाभूतों का बैलेंस लाने के लिए जी। हमें तो गुरु जी उसकी प्रकृति देख के समझ में आ जाएगा। वैसे तो प्रकृति से ही उष्णता है या फिर द्रवता है या फिर उसमें मान लीजिए कफ के गुण है या फिर वात के गुण है, तो वो सीधा तय, कोई बहुत मोटा वैसा नहीं है उसमें। जैसे जी गुरु जी। जैसे वो सुबह वाली क्लास में बोलते थे कि जी हम तो जैसे पुच्छा वाले होते हैं वैसे हो गए हैं, वैसे हो गए अनुपम जी की देखते ही बता दोगे। उसकी शक्ल देखते ही वो लोगों की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है जी, यार कुछ नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, तो उसकी शक्ल देख के पता लग जाएगा भाई ये समस्या है इस आदमी को, तो और उसका समाधान हो जाएगा। यहाँ जी पे गुरु किसी जी। का सवाल हो तो रख सकते हैं जी। गुरु जी, प्रोलैक्टिन हार्मोन मर्द में भी बढ़ता है क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ता है जी, क्यों नहीं बढ़ता। मर्द में भी, मर्द में भी आप देखते हैं बहुत से व्यक्ति जो स्थूल होते हैं उनके भी एक तरह से स्तन रूप में दिखाई देते हैं जी, बढ़ता है मर्दों में भी। स्थूलता जहाँ पे भी बढ़ेगी, जो भी व्यक्ति कफ के गुणों को विकृत अवस्था में बढ़ाने वाले आहार विहारों का सेवन करेगा, उन सब में बढ़ सकता है। और दुबे जी आपने प्रैक्टिस में देखा भी होगा, पुरुषों में भी बढ़ता है। ऐसा पेशेंट हमको मतलब कि 2 पेशेंट मिले हैं, लेकिन उस समय मैं सर गुरु जी आपसे जुड़ा नहीं था, तो एलोपैथ में इसकी कोई दवा नहीं है। तो जैसे उस लड़का था 14 वर्ष का, उसका स्तन जैसा निकल गया था। और एक और पेशेंट की एलोपैथ में, हाँ एलोपैथ में कोई दवा नहीं है अनुपम जी। एलोपैथ में तो है ही नहीं, वो तो खैर मूर्खों का टोला इकट्ठा हो रहा है जी, इकट्ठे का तो कोई वो नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन दूसरी जो बात है ना जी, उसका इलाज आयुर्वेद में, दुबे जी उसका इलाज आयुर्वेद में भी नहीं है। जो रस चिकित्सा नहीं करते, जो गुण चिकित्सा नहीं करते ना, तो हो वहां भी नहीं पाता। ठीक है ना जी। बिल्कुल जी, तो हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने 3-4 महीनों में पीछे पढ़ा है कि जी पेट की अग्नि कैसे ठीक करनी है, वात, पित्त, कफ कैसे ठीक करना है। अब हम धीरे-धीरे धातुगत संप्राप्तियों को और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समस्या हमें समझ आ रही है, तो चिकित्सा बहुत आसान है जी।
है कि नहीं अनूप जी? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल है जी, बढ़िया एकदम। तो आप लोगों ने दवाइयों पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है जी। आपकी महानता होगी, आपकी प्रैक्टिस का जो दीपक जलेगा वो आपकी संप्राप्ति कितना सुंदर ढूँढ पा रहे हो, उस पे निर्भर करेगा जी। क्योंकि वहाँ से आप अपने जो पेशेंट है उसको सैटिस्फाई कर पाओगे जी आप कि भाई ये सप्लाई लाइन है और यहाँ-यहाँ से ऐसे गुज़र रही है, इसको रोकना है, इसमें यहाँ पे नाका लगाना है और फिर इसको सुखाना है, ऐसे करना है जी। हाँ जी गुरुजी, यानी कि लालच को छोड़ करके संयम से चिकित्सा करनी है गुरुजी, तो काम चलेगा। बिल्कुल जी। और पेशेंट क्या है जी, वो तो उस मेंटलिटी से आएगा कि जी मुझे एक गोली मिल जाए। आज 2 महिलाएँ ऐसी आ गई जी कि जो बोल रही थी कि 4 दिन के लिए कहीं जाना है और बीपी रह रहा है जी। तो वो एकदम से आ गई, मतलब कहीं वो लेने गई थी, जो ये इनकी मुक्ता आती है बीपी के लिए जी। तो अचानक ही वो आ गई तो चर्चा हो गई कि आयुर्वेद में क्या है, पूरी डिटेलिंग 2 घंटे ही ऐसे ही चलता रहा जी कि कोई गोली, गोली पूरा समझाने के बाद भी कि गोली, तो इतना सब कैसे बदलेंगे, इतना सब कैसे ठीक होगा? तो समझा पाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। आप लोग तो इतना सूक्ष्म रूप में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी वही है जी कि हमने अपने सिद्धांतों के अनुसार ही चलेंगे तो बेहतर रहेगा जी। अगले के अनुसार अपनी चिकित्सा को नहीं बदलना है जी हमने। जी गुरुजी। देखो अपन कई दिन से ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई आयुर्वेद को पढ़ने के लिए केवल अंदर बहुत बेहतरीन जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा सीखने की, हर समय सीखने की लगन और स्वाध्याय का समय, जिसके पास ये 2 चीज़ें हैं वो आयुर्वेद में बहुत अच्छा वैद्य बन सकता है जी। और आयुर्वेद सीखने के लिए ये नहीं है कि आप 12वीं में मेडिकल पढ़ो, फिर नीट क्लियर करो, फिर वहाँ पढ़ो, ऐसा नहीं है जी। आपके अंदर जिज्ञासा है और स्वाध्याय करने का कितना हुनर है, वो आपको अच्छी क्वालिटी का वैद बना देगा जी। गुरुजी, आज एक पेशेंट आया था मेरे पास, हाँ जी। उसका उसका प्रोस्टेट जैसे जो है छोटा हो गया है। ठीक है जी। मतलब कि प्रोस्टेट उम्र के हिसाब से तो प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन उसकी 60 प्लस में था, उसका प्रोस्टेट मतलब साइज से छोटा था। और उसको क्या है कि वो दुनिया भर का चारों ओर का इलाज करा लिया था। मेरे पास आया कि डॉक्टर साहब इसको प्रोस्टेट मेरा जो है, सभी लोग कह रहे हैं कि प्रोस्टेट का साइज छोटा हो गया है, तो इसका कुछ आयुर्वेद में इलाज हो तो आप बताएं। तो दूसरा चीज उसका, मैं जब संप्राप्ति लिख रहा था तो उसमें मैं उससे पूछा, सब लिख लिए तो हमको लगा कि जरूर यह जो है कम उम्र में हस्तमैथुन वगैरह किया है, क्योंकि यह जो बीमारी होता है, एक बार एक बहुत पहले एक और पेशेंट मिला था जो वो हस्तमैथुन का शिकार था, उसको ये प्रॉब्लम था कि उसका साइज छोटा हुआ था। मैं पूछा कि आप पहले आप कम उम्र में हस्तमैथुन करते थे क्या? तो वो अचानक चौंक गया, बोला कि डॉक्टर साहब ये कैसे आप पता किए? नहीं नहीं, आपका लक्षण बता रहा है कि इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अतः हाँ, ये चीज मैं मतलब कि उस समय गांव में रहता था, मैं पढ़ा लिखा कम था, पर अनपढ़ है थोड़ा सा, तो हमको ये जानकारी नहीं थी, हस्तमैथुन का हम शिकार थे। तो ये जो प्रोस्टेट ये जो नॉर्मल करने के लिए गुरुजी कौन सा मेडिसिन इसमें देना चाहिए? दुबे जी, हर बार आपके सवाल गलत होते हैं और हम एक ही बात बोलते हैं कि जी मेडिसिन ना पूछो, आप संप्राप्ति समझो। जैसे कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि भाई रस धातु में आप महाभूत बढ़ा है तो क्या-क्या संप्राप्तियाँ बन रही है। आपने भी एकदम से बोल दिया कि जी मेरे पास 2 व्यक्ति ऐसे आए जिनके पुरुषों के स्तन में वृद्धि थी, यानी स्तन में प्रोलैक्टिन बढ़ा था। उनकी स्तन वृद्धि, तो वहाँ पे क्या हुआ है आपको समझ आ गई? समझ आ गई है तो वहाँ पे उठा के चिकित्सा कर दो जी। तो आप लोगों ने संप्राप्ति पे फोकस रखो, चिकित्सा ना पूछो जी आप, किसमें मेडिसिन क्या दे, संप्राप्ति समझो आप, क्योंकि संप्राप्ति में अब उसी चीज़ को मैं महायोगराज से ठीक कर रहा हूँ, संजय जी एकेटी से ठीक कर रहे हैं, अनुपम जी उसी चीज़ को आरोग्यवर्धनी या त्रिभुवन से ठीक कर रहे हैं। तो उस दवाइयाँ बहुत है जी, और मैक्सिमम जो दवाइयाँ आप लोगों को लिखवाई है तो चिकित्सा उन्हीं से हो जाएगी। और ये संप्राप्तियाँ जो अभी भेजी है, इनको पढ़ने के बाद इस सप्ताह हम शाम वाली कक्षा में मेडिसिन का थोड़ा और दायरा बढ़ाएँगे, कम से कम 50-100 मेडिसिन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जी। जैसे अभी मैं उसको जो मेडिसिन प्रोवाइड
किया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे उसको थोड़ा सा मतलब उद्दीपन पाचन में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं उसको जैसे कफ प्रकृति का पेशेंट था, तो उसको मैं दिया था, ये 10 मूला दिया था और आरोग्य वर्धनी उसको साथ में खाने के लिए दिए थे, ठीक है ना। और ये जैसे आप हम बताते हैं क्लास के दौरान कि उसको महायुवराज गूगल देना चाहिए, मैं उसको महायुवराज गूगल दिया। और चंद्रप्रभा इसलिए नहीं दिया कि कह रहा था कि हमको पेशाब बहुत लगता है, हम पेशाब से बहुत परेशान हैं। तो मान लीजिए मूत्रल है, यदि हम चंद्रप्रभा देते हैं तो उसमें और उसको पेशाब बढ़ेगा, तो और परेशान हो जाएगा। तो मैं इसलिए चंद्रप्रभा नहीं दिया और महायुवराज गूगल दिया और उसको मतलब कि पाचक बट्टी दिए हैं। और क्या कहते हैं, ये एक ये शिलाजीत का कैप्सूल था, ये रामदेव बाबा का, वो मैं शिलाजीत कैप्सूल उसको दूध से खाने के लिए दिया हूँ। तो इसमें कहाँ गलती है गुरुजी, थोड़ा हमको बताने। इसमें मैं तो कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा जी, क्योंकि इसमें मैंने केस को समझ नहीं पाए हैं। पूरा उसका व्यक्तिगत जब केस देखेंगे, पूरी उसकी सभी समस्याएं लिखेंगे, फिर उसका पूरा दिनचर्या देखेंगे, फिर उसकी संप्राप्ति को समझ के फिर अपन निर्धारण करेंगे क्या करना है। इस तरह के केस अगर शुक्रवार की कक्षा को हम डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है जी, क्योंकि इन कक्षाओं में, बीच की कक्षाओं में अगर हम संप्राप्तियों को समझ पाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी जी, तो हम अधिक पेशेंट के लिए कार्य कर पाएंगे। अगर एक एक पे ही हम करने लग जाएंगे तो लगभग 20 साथी हैं, तो एक केस को डिस्कस करने में भी 10 मिनट तो आराम से निकलती है जी। तो ऐसा ही निकल जाएगी क्लास। क्लास केस डिस्कस केवल शुक्रवार को करो जी, और बाकी दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा संप्राप्तियाँ समझने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी जैसा आप सवाल कर रहे हैं, हमने एक विचार और रखा था कि जी इस कक्षा में आप लगभग 20 साथी हो, 5-5 को जोड़ोगे तो 100 साथी हो सकते हैं। अगर 100 साथी होंगे तो मैं और गुरदर्शन जी फिर दिन में आप लोगों की हेल्प करेंगे संप्राप्तियों को समझाने में जी। तो इस क्लास में हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो सिलेबस है, जो ज़्यादा संप्राप्तियाँ हैं, उसको पढ़ने में अगर समय लगाएँ तो वो बेहतर है जी। केस डिस्कसिंग शुक्रवार को करें। अगर ऐसा ही करना है, ये सबसे बेटर प्रैक्टिस तो है, तो जो आपने सवाल किया है, लेकिन इसके लिए ऐसा हो अगर हमारे पास 100 विद्यार्थी हो, एक कक्षा में हम पढ़ाएँगे संप्राप्ति और एक में केवल डिस्कस ही करेंगे, हर किसी के सवाल ही लेंगे जी। तो इस तरह से कर सकते हैं। कैसा सुझाव रहेगा अनुपम जी? गुरुजी, एक सभी साथियों से निवेदन है कि ये ग्रुप बनाया गया था अष्टांग हृदय का, अपना चर्चा का, विद्यार्थियों का। उसमें तो मतलब गुस्सा आता है कि कोई आके कुछ भी जवाब रिप्लाई कोई करता नहीं है। पूरे दिन उसमें चर्चा करो ना, कौन मना कर रहा है? पूरा दिन केस के बारे में बोलते रहो, विचार करते रहो, किसी ने मना थोड़ी किया, वो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है। और लेकिन कोई उसमें पढ़ा हुआ भी नहीं देख पाता है, फिर यहाँ पे आके सभी लोग पूछते हैं कि क्या है जी, क्या नहीं है। ये बहुत गलत बात लगती है मुझे तो, और बाकी लोगों को पता नहीं। मतलब सारी चीजें उसमें डाल भी देते तो आकर के पूछते कि लास्ट में हमें नहीं पता, हमें बता दो, हमें ये चीज नहीं मालूम, हमें वो चीज नहीं मालूम। गुरदर्शन जी, आपने सही बात कही है, मैं आपकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ। हमें उसका करना चाहिए। और गुरुजी भी जो बात करे है ना जी, अगर वैसा हो जाएगा तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर हमें दिन में है ना गुरुजी एक अलग समय देंगे, तो दिन में भी हम केस टेकिंग किया करेंगे, केस के ऊपर जो है अलग अलग चर्चाएं किया करेंगे, तो उससे हमारे को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एक प्रकार से ऐसा हो जाएगा जैसे हम गुरुजी के पास ही बैठे हों। बिल्कुल जी। तो अगर आप 100 विद्यार्थी इकट्ठे करते हो तो मैं और गुरदर्शन जी आप लोगों को भरपूर टाइम लेंगे। फिर पूरी हर केस, फिर हम दिन में कई क्लास भी कर सकते हैं जी, मतलब एक तरह से, या हम कई घंटे के लिए फिर वही आप बैठ जाओ, जिसने आज दिन में जो जो संप्राप्तियां हैं, केस डिस्कस कर रहे हैं, सब आ जाओ जी, वहाँ खुली छुट्टी रहेगी जी। जी 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 गुरुजी, देखो क्योंकि गुरुजी देखो समय निकालेंगे अभी तो अपना चिकित्सा का काम है, तो उसका समय निकालेंगे, तो वहां घटेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा ना जी, तभी तो घटेगा वहां पे। ऐसा तो है नहीं कि भाई अच्छा हो जाएगा जो है जी, पूरा दिन हर केस डिस्कस करते रहो, ले जी मेरे पास ये रोगी आया, मैं इसको क्या कर दूं, वहाँ आपकी भी तो प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। हाँ जी हाँ जी गुरुजी, वो तो गुरुजी भ्राता जी, गुरुजी भ्राता जी, पता है क्या, थोड़ा मान लेते हैं कि किसी पे समय नहीं है स्टडी का, मान लेते हैं किसी के पास पढ़ने में इंटरेस्ट भी कम है, मेरे पास तो नहीं है मान लो समय, तो लेकिन
ऐसा होता है कि हर कोई फोन से जरूर जुड़ा हुआ है। फोन का जो फोन में घुसने का जो एक है लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं उसे, रुचि, तो हाँ जी, हाँ वो जी। सभी को है। फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आता है हर कोई जाकर के झांकता है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, और भी कोई सोशल मीडिया ऐप हो, व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप का मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो उसके लिए भी इंटरेस्ट बना है कि उसमें जाए, उसको जाके पढ़े। और गुरुजी जब चर्चा होती है, कमेंट्री होती है ना, तो उसमें अलग ही मतलब इंटरेस्ट आता है और लोग उसमें मतलब रुचि भी लेते हैं। तो सभी का अगर उसमें इंटरेस्ट बढ़े तो बहुत ठीक रहेगा। कोई उस पर कमेंट करेगा, कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा, कोई कुछ हंसेगा, कोई उस पर बताएगा, तो ये भी बहुत अच्छा होगा गुरुजी। और यहीं से लोगों का इंटरेस्ट शुरू होगा ज्यादातर। जी 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 जी। जी ऐसा ही बोलते हैं कि भाई आयुर्वेद को आपने रटना नहीं है, आयुर्वेद रटने की चीज़ नहीं है। आयुर्वेद केवल संवाद करने की और एक दूसरे से चर्चा करने की वो चीज़ है आयुर्वेद। आयुर्वेद प्रैक्टिकली सीखने की चीज़ है, प्रैक्टिकली रटने की चीज़ नहीं है। अब मान लो देखो इस क्लास में हम 20 साथी हैं जी, तो 20 साथी बहुत बढ़िया अपनी अपनी जगह पे 20 अच्छे के अंदर रनिंग कर सकते हैं। मान लो अब दिन में जब पूरे टाइम समय है, अगर हमारे पास 100 विद्यार्थी क्लास में है, तो उसमें फिर अपन एक एक केस पे डिटेल में सभी चर्चा कर सकते हैं जी, इसमें क्या क्या दे सकते हैं और सभी के अंदर अच्छे चल सकते हैं जी। गुरुजी फिर तो ये ऐसा हो जाएगा ना जी, जैसे कि आप एक सब केंद्रों में बैठे हो, बिल्कुल फिर जी। तो हमें अगली 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 10 साल का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा ना जी। वो तो जब बताइए, जैसे दुबे जी को बोलते हैं, अभी तो वो रात को ही बोल रहे हैं, उसका भी जवाब नहीं दे समय नहीं। क्योंकि अभी अपन अगर जवाब देवांगे तो आप भी मजबूरी समझ ही रहे हो अनुपम जी, अगर एक एक का जवाब देने लगेगी, क्योंकि सबके पास है संप्राप्तियां। हाँ जी गुरुजी, फिर आगे चल ही नहीं पाएंगे ना इस तरह से तो अगर वैसा हो जाएगा, मान लो सारे मित्र 5-5, 10-10 मित्र अगर और बनाए और उसमें 100 के आसपास हो जाए, तो वो तो गजब हो जाएगा। हमें तो आपकी जो मेहनत है पिछली, अगली जो आपने 10 साल 15 साल जो भी मेहनत की है, उसका सारे का सारे क्रेडिट मिलेगा फिर हमारे को, तो उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ये तो सभी मित्रों को मिलकर के करना चाहिए जी, सभी को पूरा जो है ना प्रयास करना चाहिए, ताकि जो गुरुजी ये बता रहे हैं इस तरह का हो जाए तो गजब हो जाएगा। और जैसे कुछ साथी है ना, जैसे संजय जी है, अनुपम जी आप लोग हो, या कुमार जी, आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप अपने आप भी केस अच्छे से अभी भी कर रहे हो। लेकिन जो कुछ साथी है जैसे विक्की जी है, इनके पास समय नहीं है, उसमें क्या होगा कि भाई दिन में हमें किन किन रोगियों को अटेंड किया, क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या मेडिसिन दी थी, इनका वैसे ही प्रैक्टिकल देख देख के हो जाएगा, जिनके पास आज समय ही नहीं है। गुरुजी उसमें तो गजब ही हो जाएगा जी, कमाल ही हो जाएगा उसमें तो बात उसमें तो याद भी कुछ नहीं करना है रे। हाँ जी। बिल्कुल जी, व्यवहारिक, जैसे एक लड़की अपने घर में माँ को देख देख के सीख जाती है जी वो खाना बनाना, और उच्च क्वालिटी का खाना बनाना, कोई ट्रेनिंग तो नहीं लेती वो, वैसे ही आयुर्वेद है जी। जी जी गुरुजी, कभी भी उसको सिखाने के लिए ये नहीं करना ये करो ये करो, वो तो सारा देखते देखते सुनते सुनते ही हो जाता है अपने आप जी, वैसे ही हो जाएगा ये। तो सारे के सारे बहुत ही उच्च कोटि के वैद्य बन जाएंगे हम भी गुरुजी फिर तो गुरुजी इसके लिए प्रयास करेंगे, हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं। बाकी साथियों से भी कराओ, अनुपम जी बाकी साथियों से भी कराओ, जिनके दिन में फोन आते हैं ना कि इसमें ये बताओ इसमें ये बताओ, उनको बोलो कि जी पहले 5 बच्चे दो और फिर बताएंगे। जी जी गुरुजी करते हैं जी, इसको करेंगे जरूर भी। ठीक तो है ना ना जी, गुरु, बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन दिया गुरुजी आपने तो। नियम और एक दूसरा नियम ये कि किसी के भी सवाल होते हैं ना भाई, ग्रुप में आके डिस्कस करो। इसमें कल मॉर्निंग में ग्रुप में मैसेज छोड़ो, सब इस पे चर्चा करेंगे। किसी के भी जी छोटे सवाल होते हैं ना, इनको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा हमको भी, सभी को भी ना मिल करके। और जब इंटरेस्ट जागेगा तो तब गुरुजी हम दूसरे को इंटरेस्ट जगा पाएंगे इस विषय में। बिल्कुल जी 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 जी। ये तो हमारे अंदर ही भूख कम है इस चीज की, मुझे लगता है। अगर भूख होगी तो हम सो रहे नहीं पाएंगे, ज्यादा से फोकस देंगे सारी चीजों को छोड़ करके। ठीक कह रहे हो जी आप गुरुदर्शन जी। ऐसा है विक्की जी, आप लोगों के अंदर थोड़ी भूख कम है, लेकिन ये जो साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनके अंदर भूख अधिक है, लेकिन समय की कमी है इनके पास भी और हमारे पास भी। वो बैलेंस है जो वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा फिर। आगे पढ़ो अनुपम जी। जी गुरुजी, इसलिए पानी और उष्मा रहे तो ही खेती अच्छी होती है। पानी और उष्मा कंट्रोल रहे, कंट्रोल। हाँ जी वो कंट्रोल, हाँ जी गुरुजी वो कंट्रोल वाला नीचे रह गया ना जी, छूट गया वो। तो उष्ण शीत गुण गर्भाशय में कंट्रोल रहे तभी गर्भ धारण हो सकता है। अत्यधिक पानी वाली खेती
जैसी स्थिति प्रोलैक्टिन बढ़ने पर होती है। द्रव शीत गुण प्रधानता से गर्भाशय में गर्भ धारण योग्य उष्मा नहीं बन पाती। विकृत द्रव गुण वृद्धि से गर्भशैया मतलब एंड्रोमेट्रियम में विकृत बनता है। आप सोच लो, एंड्रोमेट्रियम जो है रस धातु से बनता है। अगर रस धातु में विकृत द्रव गुण बढ़ा है तो उसमें एंड्रोमेट्रियम अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, जिससे ड्राई लेयर बोलते हैं, जो 7 to 9 mm बोलते हैं। ये थिकनेस मोटाई नहीं आ पाती, इससे बांझपन दिखाई देता है। चिकित्सा करने के लिए विकृत द्रव आदि गुण का शोषण कर गर्भाशय धारण करने योग्य उष्ण गुण अपान कक्षा में स्थापित करना है। मतलब जैसे अतिसार में किया था, पानी निकालना है, उष्ण गुण को स्थापित करना है। अभी यहाँ पे तो जी, अभी हाँ चलो पढ़ लो इसको, ये थोड़ा सा और है, जुड़ाइए इससे, पढ़ लो जी। तो पक्वास से जैसे ही यहाँ कल्प की योजना करनी है और वैसे ही सेम करनी है। इसका मतलब है लघु सूत शेखर रस। इससे द्रव गुण का शोषण उष्ण गुण निर्मित होता है। सुयोग्य उष्ण गुण प्राकृतिक होते ही गर्भ संभावना हो जाती है। सुयोग्य उष्ण गुण प्रकट होते ही गर्भ संभव हो सकता है। तो पूरे का निष्कर्ष क्या निकला है अनुपम जी? निष्कर्ष इसका ये निकला गुरुजी कि हमें जो है ना जी, मान लो द्रवता ज्यादा बढ़ गई है तो उसका पहले तो आम है उसको निकलने देना चाहिए, लेकिन जब यदि वीकनेस महसूस करे, कमजोरी महसूस करे, तो उसको हमें रोकना चाहिए और उसके लिए अवशोषण द्रव्य जो है उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौंठ है या फिर अपना लघु सूत शेखर रस है जो दीपन पाचन और अवशोषण करता है। तो जैसे ही वहां पे द्रवता कम हो जाएगी तो जो है, वैसे तो स्वाभाविक रूप से भी जहां द्रवता कम होती है तो वहां पर उष्णता बढ़ती है, और नहीं तो हम लघु सूत शेखर आदि रस जो इस तरह का प्रयोग, इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो वहां पर भी उष्णता बढ़ जाएगी। और जैसे उष्णता बढ़ेगी तो वहां पर भूमि की तरह जो है, क्योंकि यानी कि अच्छा अनुकूल वातावरण बन जाएगा, ना ज्यादा नमी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी। और जैसे ही नमी कम होगी तो वहां पे वो जो गर्भाशय की थिकनेस है, मोटाई है जो उस लेयर की एंड्रोमेट्रियम की, उसकी भी जो है वो ठीक हो जाएगी, तो गर्भधारण की एक स्थिति बन जाएगी गुरुजी। ठीक है जी, तो ये संप्राप्ति हो गई है जी भारी महिला के लिए, कि भारी महिला या तीनों ही संप्राप्ति आ जाएगी, जिसमें जैसे इसमें हमने पढ़ा है कि भाई जब विकृत द्रव गुण यहाँ बढ़ेगा, रस धातु में आप महाभूत गुण की वृद्धि होगी, तो उसमें क्या होगा, अंदर स्थूलता बढ़ रही है जी। तो एंडोमेट्रियम में भी क्या है, जो वो थिकनेस होनी चाहिए वो अधिक हो जाएगी जी, वहाँ पे बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यहाँ पे वात बड़ा होगा तो श्यात्मक संप्राप्ति बन के जो जरूरी होनी चाहिए वो भी नहीं होगी। और यहाँ पे पित्त बड़ा होगा, पित्त के गुण बड़े होंगे, गर्भ कंसीव तो हो जाएगा लेकिन वो दग्ध हो जाएगा, गिर जाएगा जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक गर्मी बढ़ी है जी। तो मुझे लगता है कि ये संप्राप्ति अब आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी जी। हुई है कि नहीं है जी, या किसी का कोई सवाल हो यहाँ पे? हो गई जी गुरुजी। और जिन साथियों की अगर अभी भी नहीं हुई है तो इन नोट्स को अगर आप बार बार खाली टाइम में अकेले भी पढ़ेंगे वीडियो सुनते हुए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी। और इसी संप्राप्ति, ये तो एक तरह की संप्राप्ति पढ़ रहे हैं, इसी से हम हर एक ऑर्गन की कोरिलेट कर सकते हैं अनुपम जी, चाहे वो लिवर हो, प्लीहा हो, हृदय हो, वहां पे क्या होगा, ये आप महाभूत अधिक बढ़ने से जी हर ऑर्गन में संप्राप्ति समझ सकते हैं जी। इस संप्राप्ति से हम जी गुरुजी ऐसा ही होगा जी, बिल्कुल वहां पर भी द्रवता बढ़ जाएगी वहां पर, या फिर जो वात बढ़ेगा तो वहां पे यानी कि वो आकाश बढ़ जाएगा, वहां पे जो है यानी कि क्या बोलते हैं उसको, संन्यास कम हो जाएगा वहां का। जैसे यहाँ पे हम ये संप्राप्ति समझ रहे हैं ना जी, हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन में
हमने इसी तरह से वहाँ पे पंच महाभूतों की स्थिति देखनी है कि कैसी है जी। अब जैसे लीवर है, लीवर का क्या काम है जी? पाचक पित्त का निर्माण करना। अब पाचक पित्त के निर्माण में कभी कमी कब आएगी जी? लीवर अपना पाचक पित्त कम कब बनाएगा? आपकी पाचन शक्ति कब कम होगी जी? या तो वहाँ पे कफ अत्यधिक बढ़ गया है जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत अत्यधिक बढ़ गए हैं, वो क्या करेंगे? वहाँ पे द्रवगुण को भी बढ़ा देंगे जी, स्थूलता बढ़ा देंगे, आम्लता बढ़ा देंगे, जिससे शीत गुण भी बढ़ जाएगा और वो जो प्राकृतिक अग्नि बल है निर्माण करने का वो न्यून हो जाएगा जी। या फिर वायु बढ़ जाएगी तो वश्यात्मक संप्राप्ति कर देगी पैदा। समझ पा रहे हो जी? पृथ्वी, जल, वायु, फिर वायु बढ़ी है तो आकाश का बढ़ना तय है जी। और पृथ्वी जल महाभूत के गुण बढ़ेंगे तो ब्लॉकेज होना तय है जी। तो इसी तरह से प्लीहा में संप्राप्ति बनेगी, फिर इसी तरह से हार्ट में संप्राप्ति बनेगी, इसी तरह से फेफड़ों में बनेगी जी। तो जहाँ पे व्यक्ति समस्या फील कर रहा है, रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं, वहाँ पे ये सूक्ष्म विश्लेषण आप लोगों को संप्राप्ति समझने में हेल्प करेगा जी। आज दो अच्छे साथियों ने क्लास मिस करी है जी, वो संजय जी और मनोज जी ने जी। किसी दिन कोई छोड़ देता है, किसी दिन कोई छोड़ देता है जी। आगे पढ़ो जी। जी गुरु जी। सूत शेखर रस से समान वायु प्राकृतिक कार्य करने लगता है और उससे रस धातु भी प्राकृतिक बनता है। इससे गर्भ संभव हो सकता है। ये कह रहे गुरु जी, सूत शेखर रस जो है इसका प्रयोग करते हैं, लघु सूत शेखर रस का, तो ये जो है वहां पर जो है समान वायु जो है वो प्राकृतिक, गर्भ धारण करने का जो कार्य है वो समान वायु का है, तो उससे जो प्राकृतिक हो जाएगी वो। यहाँ और पे लघु सूत शेखर का ही एग्जाम्पल इसलिए दिया है जी क्योंकि ये दीपन भी कर रहा है, ये पाचन भी कर रहा है, ये शोषण भी कर रहा है और ये अनुलोमन भी कर रहा है। अब कफ प्रकृति वाला व्यक्ति है, उसमें क्या है करना है? हमने दीपन भी करना है जी, पाचन भी करना है, शोषण भी करना है, तो ये सब करेगा। पित्त में भी आम है, द्रव गुण बढ़ा है, वहां पे भी ये शोषण करेगा जी, वहां पे भी दीपन पाचन शोषण करेगा। वात में इसका केवल दीपन पाचन और अनुलोमन वहां पे ये करेगा, तो वात में ये गुण हमने इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से ये लघु सूत शेखर काम कर रहा है। इसके अलावा हम यहाँ पे महायोगराज भी दे सकते हैं जी कफ वालों के लिए। यहाँ पे त्रिभुवन कीर्ति रस भी दे सकते हैं जी हम यहाँ पे। एक टैबलेट आती है जी निशा कदकादी क्वाथ वैद्यरत्नम की आती है, वो निशा से बनी है, हल्दी और आंवला से बनी है, वो भी दे सकते हैं, वो भी सेम कार्य करेगा। लेकिन सोंठ में दीपन पाचन अनुलोमन शोषण ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसलिए यहाँ पे इसका बार बार जिक्र किया है जी। इसके अलावा हम हर वो मेडिसिन दे सकते हैं जो आम का शोषण कर रही है। त्रिकटु भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, पंचकोल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी बुद्धि के अनुसार कोई भी मेडिसिन दे सकते हैं। आरोग्यवटी भी यहाँ पे दे सकते हैं जी। समझ पा रहे हो जी कोई साथी? हाँ जी गुरु जी, यहाँ पे तो मुख्य तो है ना कफ के गुणों को घटाना है हमें, तो ये सारे द्रव्य जो है ये कफ के गुणों को घटाते हैं, सम अवस्था में लेकर के आते हैं। तो लेकिन उनमें दीपन पाचन की नहीं होती, चाहे वो चाहे त्रिभुवन है, चाहे महायोगराज है, या फिर मान लीजिए पंचकोल तो करता है खैर, तो लेकिन ये जो लघु सूत शेखर है ये दीपन पाचन भी करता है, अवशोषण भी करता है, ये विशेष गुण इसमें ये है, और फिर सस्ता भी है सब जेन में ये। बिल्कुल जी। और यहाँ से संप्राप्ति समझना हमारे लिए जरूरी है जी। हमने कोई भी मेडिसिन समझी, हमने जैसे लघु सूत्र, हमने त्रिभुवन कीर्ति रस के बारे में हमने पढ़ा जी कक्षा में। उस समय हमने एक दिन की पूरी कक्षा लगाई त्रिभुवन के अंदर कि भाई इसके अंदर क्या क्या है, ये क्या क्या कर रहा है। उसमें हमने पढ़ा था कि ये अति क्लेद का शोषण कर रहा था जी, वहाँ पे अति क्लेद था जो उसको सुखाने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे भी अति आप गुण की वृद्धि है। तो हमारा ज्यादा फोकस, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि जितना संप्राप्ति को सरल रूप से समझने में सफल रहेगी, मेडिसिन का चुनाव बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने लिमिटेड कोई 20-25 मेडिसिन ही पढ़ी है,
अभी हम आगे 100 मेडिसिन और पढ़ेंगे। उससे फिर आप ज़्यादा मेडिसिन में ये हो जाता है कि कई बार व्यक्ति जल्दी-जल्दी बदलने लग जाता है कि 15 दिन में आराम नहीं आया तो 7 दिन में आराम नहीं आया तो उठा के दूसरी बदल दी, फिर नहीं आया तो तीसरी बदल दी। लेकिन जैसे ये मुख्य योग थे, जैसे त्रिभुवन था, महायोगराज था, या त्रिकटु या पंचकोल या फिर आरोग्यवटी या एकेटी, ये ऐसे सुदृढ़ योग थे कि आप इनसे भी लगभग हर रोग में चिकित्सा कर सकते थे। जैसे संजय जी और अनुपम जी ने मैक्सिमम में की है, कुछ में कुमार जी ने भी की है। ऐसा ही रहा है जी। हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही रहा जी। और ये तो गुरुजी हो ही जाते हैं वैसे तो, देखो पढ़ वो तो योग से तो 500 भी इकट्ठे कर ले हमें, लेकिन ये भी बहुत पर्याप्त है। वो तो वो वैद्य की बुद्धि पर डिपेंड करता है जी सारे का सारा। बिल्कुल तो जी। सारे जहाँ पे ये बुद्धि लगाई गई है, इतनी सारी संप्राप्तियों में हमने अतिसार की देख ली है। अब स्तन में अत्यधिक वृद्धि, प्रोलैक्टिन, या पुरुष में भी यहाँ पे अति स्तन वृद्धि हो, ये संप्राप्तियां देख ली है। फिर यूट्रस में संप्राप्ति नहीं बन पाया, वहाँ पे गर्भ धारणा नहीं बन पा रही है, वो संप्राप्ति भी हमने इससे कवर करने की कोशिश करी है। तो ये दुर्लभ औषधि है, वो फिर हम विशेष औषधियाँ उपयोग कर सकते हैं। खासकर जो महायोगराज है वो भी हर तरह के आम का इसी तरह से पाचन करती है। महायोगराज है, त्रिभुवन है, त्रिकटु है, पंचकोल है, कफ के लिए जी। हाँ जी। जैसे अभी मैंने पित्त मेरे फेस पे ज्यादा हो रहा था, तो भ्राता जी ने बताया था, अनुपम जी ने, भूलिमादि काढ़ा, परिपाटी आदि काढ़ा, तो सांडू का लिया था। तो 4-5 दिन में ही मतलब सब कुछ ठीक हो गया, ओके एकदम। अब वो बचा हुआ है तो उसको कब तक रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या बाद में? और गोखरुक्ष आदि गूगल लिया था, और चंद्रकला या चंद्र प्रभावटी ली थी। तो कुछ ही 4-5 दिन ही खाया, मेरे को तो बहुत जल्दी असर हो गया और भूख बहुत अच्छी हो गई और पेट भी बहुत सही रहने लगा। तो उसके लिए अब उसको यूज बाद में कभी भविष्य में कर सकते हैं क्या, रख करके? अब देखो इसमें 2-3 चीजें हैं विक्की जी, ये भी एक तरह से संप्राप्ति के रूप में ही है कि भाई कोई रोगी हमारे पास आ गया, उसको जब वो आया है तो वो अपने लक्षण लेके आया है। हमने केवल लक्षण पे काम नहीं करना है। लक्षण तो हो सकता है जैसे आपके 5-7 दिन में कवर हो रही है, या बाकी साथियों की या 15 दिन में कवर हो रही है। केवल लक्षण पे काम करके नहीं छोड़ना है जी, उसकी पूरी संप्राप्ति में जो गुण नजर आ रहे हैं उनको बैलेंस करके मेडिसिन बंद करवानी है जी। ये हमने विचार और रखना है जी अपनी चिकित्सा में। मेडिसिन कंटिन्यू अभी रखेगा गुरुजी? अभी आपको एसिडिटी तो नहीं है पेट में जी? गुरुजी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सब ओके है। फिर बंद कर खाना सकते हो, क्योंकि इसमें वैसे भी शरद, ये हेमंत ऋतु चल रही है, शीत लहर अब चलने वाली है 2-4-5-10 दिन में। दिसंबर का महीना है, वैसे ही पित्त का समन हो जाता है, तो अब बंद कर सकते हो जी आप मेडिसिन। 5वें दिन गुरुजी मैंने बंद कर दिया, अब वो मेडिसिन बची हुई है तो उनका यूज कर सकते हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ 5वें गुरुजी? दिन तो चाहे आगे भी आराम मिल जाए तो ना बंद करें। अगर आपके पास 15 दिन की मेडिसिन है, 5 दिन में आराम हो गया है, तो एलोपैथी वाला काम नहीं करना है। वो 15 दिन की दवाई को खत्म करके ही आपने रुकना है जी। ठीक है गुरुजी। हाँ, इस समय इसलिए छोड़ सकते हो आप, क्योंकि अब जिस समय आपने वो मेडिसिन ली थी उस समय ऋतु ऐसी थी कि वो पित्त प्रकोप का टाइम था, लेकिन अभी पित्त का समन ऋतु प्रभाव से भी हो रहा है, इसलिए अब तो रोक सकते हो। लेकिन आगे के लिए ऐसा है जी, केवल सिम्टम पे काम करके नहीं रुकना है, पूरे गुणों को बैलेंस करके आप लोगों ने रुकना है जी। रोगियों के साथ ये गलती नहीं करनी है जी। गुरुजी अपने साथ में नहीं करनी ना फिर तो गलती। अपने में तो ये है कि आप उठा के दवाई दोबारा ले लोगे, ठीक हो जाओगे। रोगी को क्या लगेगा कि दवाई ले रहा हूँ तो मैं आराम मिल रहा है, नहीं फिर से वही समस्या बन रही है। ठीक है, ठीक गुरुजी। तो आप गुरुजी ये दवाई बच जाती है, मान लो 15 दिन बाद भी हमारी लेकर के बच जाती है आधी शीशी, हम्म, वैलिड है काफी समय के लिए, फिर खत्म हो जाती है, नहीं एक्सपायर हो वैलिड है जाती काफी समय है? के लिए। आप इसको ऐसी जगह रख दो जहाँ डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश ना लगता हो, वहां रख दो, ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। विक्की जी, आप वैद्य वैद्य हो, वैद्य जो है ना जी, वैद्य के लक्षण आने चाहिए उसमें। वैसे तो लिखी है ना, एक्सपायरी लिखी है वैसे तो। जी तो गुरुजी। तब तक अगर उसको यदि आप रखेंगे ना, बंद करके रखेंगे, छाया में रखेंगे, धूप में तो कोई रखता नहीं है। जी जी जी। और वैसे भी कांटे को छोड़ करके आशा और इष्ट है ना, ये तो जितने पुराने हो जाएंगे उतनी उत्तम है। ये 100 साल भी खराब नहीं होते जी। पूर्णिमादि काढ़ा?
कांटे जो होते हैं वो थोड़े कम चलते हैं उसे। फिर भी कितना अंदाज? वो जो एक्सपायरी लिखी है उससे थोड़ा आगे पीछे भी ले सकते हो, इतनी जल्दी आयुर्वेदिक दवाइयाँ खराब नहीं होती जी। ये तो कंच की बोतल में ही है ना, मुझे लगता नहीं कि एक्सपायर होने वाला है जल्दी। बिल्कुल जी। विक्की जी एक्सपायर तो नहीं होता, लेकिन होता क्या है, ज्यादा जिन औषधियों पे वैसे तो है ना, आज से 10 साल 15 साल पहले है ना, आयुर्वेद की किसी भी औषधि, यहाँ तक कि चूर्ण पे भी, चूर्ण जो होते हैं ना चूर्ण, प्राय कई सारे चूर्ण जो होते हैं वो चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु ऊपर से गुजर जाती है तो वो खराब हो जाते हैं। बहुत सारे चूर्ण होते हैं ऐसे, लेकिन उन पे भी है ना एक्सपायरी नहीं लिखते थे। जब से बीजेपी सरकार आई है विशेष करके, तब से इन्होंने सारे प्रोडक्टों पे, यानी कि जो फूड प्रोडक्ट है ना, मान लीजिए गुड़ ही मान लीजिए, अब गुड़ जो है, गुड़ तो गुड़ है, या फिर शहद है, शहद तो शहद है, वो कोई खराब होने वाली चीज थोड़ी 100 साल का हो जाएगा तो भी है। हाँ जी, तो वो उतना उत्तम हो जाएगा, लेकिन इन्होंने पॉलिसी बना दी, कानून बना दिया भाई इनके ऊपर एक्सपायरी डालनी है आपने। लेकिन ये ठीक बनाया अनुपम जी, ये तो गुरुजी का पता नहीं क्यों बनाया जी, इनकी मूर्खता नहीं होगी कि सब ऊपर से ऑर्डर आते हैं जी। आगे पढ़ो जी आप टॉपिक। जी गुरुजी। लघु इससे गर्भ सैंपा यानी गर्भ सैया एंडोमेट्रियम को ही बोला गया है जी, इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूट्रस को ही बोला गया है गर्भ सैया। इससे गर्भ सैया यानी एंडोमेट्रियम की प्राकृतिक मोटाई ही बनती है। फिर गर्भ वर्धना हरलू कांति प्रभा लघु सूत्र से करके साथ जोड़ दें और अपनी कक्षा स्थित और अपान कक्षा स्थित एक और व्याधि पीसीओडी या पीसीओएस, इसमें कुछ चुने हुए लक्षणों जैसे कि का समूह होता है, जैसे कि अनियमित मासिक धर्म, मुख दूषिका, सौथिल्य मासिक, अस्वस्थता यानी डिप्रेशन, और इसके साथ ही हार्मोन। और स्टडी में यह फॉलिकुलर स्टडी से यह एक मिनट रुक जाओ अनुपम जी। अब हम पढ़ रहे हैं जी कि हमने अभी तक पढ़ा कि भाई यहाँ पे हमने पढ़ने की कोशिश करी है कि गर्भाशय में पंच महाभूतों के असंतुलन होने से कैसे गर्भ नहीं ठहरता, किस तरह की समस्याएं बनती है जी। फिर उसका समाधान के रूप में हमने लघु सूत्रशेखर रस देखा है, और डीपली जाने के लिए हम सबको पता है कि हमने कफ के दीपन पाचन के लिए क्या करना है जी। खासकर यहाँ पे धातुगत जब हम कार्य कर रहे हैं, रस धातु उसके आश्रय स्थानों पे, उसके उप धातुओं पे, तो फिर हमने यहाँ पे जिस धातु का जो पाचक है वो जरूर लेना है, और उसके साथ आरोग्य वर्धनी वटी भी जरूर लेनी है। ये एक नियम रहेगा एक तरह से कफ वालों के लिए जी। आप कोई भी बाकी कोई भी चिकित्सा दो, वो आप अपनी बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कफ में अगर धातुगत विकृति है कफ में, तो वहां पे हमने उस धातु का जिसकी विकृति है उसका कसाय और उसका आरोग्य वटी लेनी है जी वहां पे। उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन रखेंगे वो आप अपनी बुद्धि के अनुसार रख सकते हैं। तो इसमें आगे है कि इससे जो चिकित्सा हमने पढ़ी लघु सूत्रशेखर से, इससे गर्भ सैया है जो एंडोमेट्रियम है वो प्राकृतिक मोटाई में जो होना चाहिए वो बनेगा। इसके साथ साथ हम गर्भ अवस्था में और क्या क्या दे सकते हैं, इसमें आगे हम जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जी, लेकिन यहाँ मोटा मोटा सा बताया है कि इसके साथ साथ लघु सूत्रशेखर के साथ हम गर्भवर्धना, हरलू, कांति प्रभा, ये मेडिसिन हम दे सकते हैं जी। इन सब से क्या है, जो अपान कक्षा है वो पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगी जी। ये क्या मेडिसिन है, कैसे कार्य करेगी, इनको आगे हम पढ़ेंगे, इसी में आगे आएगा जी। अब आगे है जी कि पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी का मतलब है कि भाई यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड बनना, सोली गांठ बनना, इसको बोला है जी पीसीओडी। अब ये क्यों होती है,
और इसमें बोला गया है कि इसके लक्षण क्या रहते हैं। इसके जो कुछ लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि अनियमित मासिक धर्म होना जी, मुख दूषित हो जाना, उसमें पिंपल्स वगैरह ये आ जाना, या बहुत सी महिलाओं में वहाँ पे दाढ़ी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, स्थूल्य आ जाना, वहाँ पे स्थूलता बढ़ जाना जी, मानसिक अस्वस्थता हो जाना, डिप्रेशन बढ़ जाना। तो ये सब कुछ लक्षण हैं। ये ज़्यादातर लक्षण कफ वाली में बनते हैं जी, क्योंकि वहाँ पे विकृत आम है, वो इन सब की निर्मिति कर रहा है। वात में ये लक्षण नहीं मिलेंगे, वात में कमजोरी वाले लक्षण मिलते हैं जी। इसके साथ-साथ अब ये बीच वाला पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ना है जी हमने। ठीक है, ये बीच में आ गया है कि जब एसिडिटी बढ़ी हो तो क्या लक्षण रहेंगे जी, ये भी इतना कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। गुरुजी पीसीओएस में सिस्ट बनता है, मतलब कि जो गांठ बनता है हम्म। पीसीओएस में बनता है, पीसीओडी में नहीं बनता है। फिर पीसीओडी में क्या होगा? पीसीओडी जैसे जो पहले पीसीओडी होता है, बाद में पीसीओएस होता है। फिर क्या है सिस्ट जो बनता है उसकी जो स्थिति है पीसीओडी की, जैसे हम पढ़ रहे हैं भाई रस धातु में हमने देखा कि प्रोलैक्टिन बढ़ जाना या आप महाभूत बढ़ जाना, उससे स्तन में विकृत अवस्था में वृद्धि हो रही है, ज़्यादा आकार बढ़ रहा है, उसमें गांठ बन रही है क्योंकि वहाँ पे आम है, उसमें दूध जैसा पदार्थ आ रहा है, वो संप्राप्ति है। तो फिर इसमें आप क्या बोलेंगे, पीसीओडी किस किस संप्राप्ति को नाम देंगे दुबे जी? दुबे जी पीसीओडी किस संप्राप्ति को नाम देंगे? दुबे जी तो जी गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी PCOD उसमें उसमें कोई अंतर थोड़ी ना है, वो उसकी पहले की भूमिका मान सकते, इतनी तो कह सकते हैं ना, है तो वही चीज वो भी, इसी तो वो बनता है। इसमें अनुपम जी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज बोला जाता है पीसीओडी को, और पीसीओएस को जो बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। दोनों दो चीज है। फिर आप डिफरेंस तो बताओ दुबे जी, क्या डिफरेंस है पहली अवस्था में दूसरी में, डिफरेंस क्या है इसमें? गुरुजी मेरे एक मित्र हैं, आयुर्वेद के बड़े जानकार हैं। गुरुजी एक बात कह रहा हूँ मैं। हाँ जी। मैं बता रहा हूँ गुरुजी, इसमें जो हार्मोनल डिसबैलेंस तो दोनों में होता है, लेकिन इसमें स्मॉल सिस्ट बनते हैं आपको ये पीसीओएस में। ये माइक खुला गुरुजी खुला। दीपक जी माइक बंद, ये मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है इसका। दीपक जी माइक खुला है आपका? दीपक जी माइक खुला है। जी गुरुजी। और जो पीसीओडी में होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका डिस्टर्ब होता है इसमें पीसीओडी में। मासिक धर्म बिना डिस्टर्ब हुए गांठ कैसे बनेगी? लेकिन दोनों का दो नेम है गुरुजी, जैसे पीसीओडी पीसीओएस तो आप समझ रहे हैं, दो चीज है। आपने ये बोला है कि पीसीओएस में गांठ बन रही है, अब मासिक धर्म गड़बड़ाएगा ही नहीं तो गांठ कैसे बनेगी जी? जैसे जो मतलब कि जैसे पीसीओएस में गांठ बनता है, और इसमें जो है आपको जो, हालांकि ये चीज तो ओवरीज में होता है, मतलब कि जो ओवरी होता है उसमें होता है, तो इसमें साइकिल का जो है मतलब कि गड़बड़ रहता है इसमें पीसीओडी में, और पीसीओएस में सिस्ट बनता है, जो छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट बनता है। दुबे जी देखो जी, इसमें नहीं कुछ नहीं निकलने वाला। गुरुजी मेरे एक मित्र हैं, आयुर्वेद के बड़े जानकार हैं, वो एमडी करने लग रहे अभी, तो उनसे बात हुई थी मेरी, वो कहने लगे भाई अनुपम वाला जो है ना,
आपको अंग्रेजी नामों के चक्कर में फंस, अगर जो आपने अंग्रेजी नामों का रिपोर्ट भी देखने से मना करता हूँ, अनुपम जी एक बात ये बताइए, आप अनुपम जी ये बताइए कि बिना अंडा बने बच्चा रुकेगा? नहीं, वो तो जो पीसीओडी में क्या होता है कि अंडे का जो साइज होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अरे भाई उसमें भी तो वात पित्त कफ का ही रोल है सारे का सारा, उसमें नाम का रोल थोड़ी ना है, नाम तो वो कुछ भी दे देंगे। वो ये मैं जो बताना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था, यदि आप अंग्रेजी टेस्टों में अंग्रेजी नाम में उसका वो करोगे ना तो उसमें फंसोगे, वो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। जी गुरु जी, फंसते ही है जी, निश्चित रूप से फंसेंगे गुरु जी, उन रिपोर्टों का सहारा लेंगे तो। यदि हम सीधी सीधी बात करेंगे तो हम अपने दिमाग से काम करेंगे, और उसमें रिपोर्ट में या उनको सीधी सीधी बात ये है जी, मासिक धर्म रुक के यहाँ पे, और वहाँ पे जो आम है अनुलोमन नहीं हो रहा है, मासिक धर्म रुक के वो अंदर ही रुक रहा है, अंदर ही रुक रहा है, तो वो गांठ को बना रहा है जी। बस सीधा सा यही है जिसमें जो इसका लाइन ऑफ संप्राप्ति है जी। गुरुजी जो वातरक्त को यूरिक एसिड समझ के ट्रीटमेंट करता है ना आयुर्वेदिक चिकित्सा, वो कभी कामयाब ही नहीं होता, ये गाउट समझ के करता है। बिल्कुल जी, इसमें ऐसी होता है। गुरुजी गर्भवर्धना, हड्लू और कांति प्रभा ये कौन सी मेडिसिन होती है गुरुजी? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जी, बता देंगे इसके बारे में भी। जी जी गुरुजी। कि किसको किस महीने में कहाँ कहाँ लेना है, इसको आगे हर महीने के हिसाब से भी इसकी डिटेलिंग है। जी जी गुरुजी। आपको एक लाइन में आपको ये पढ़ाते हैं जी अष्टांग हृदय से। एक बार मैं निकालता हूँ, आप 1 मिनट रुको, पीसीओडी के बारे में। गुरुजी वास्तविकता तो यही है कि बस अंग्रेजी वाले टेस्टों चक्कर पढ़ते ही साथ, या तो व्यक्ति इतना दक्ष हो दोनों ही विद्याओं में, दोनों ही आपस में यानी कि ट्रांसफर कर ले उनको, नहीं तो आदमी फंसेगा ही फंसेगा जी। हम जैसे नए हैं जो, इनका तो दिमाग अपसेट हो जाएगा, मामला क्या है, ये कहाँ फंस के खड़े हो गए, क्या होगा क्या नहीं है, वो पकड़ में ही नहीं आएगा पूरा। तो इसलिए हमें सभी मित्रों को है ना जी, अंग्रेजी के जो शब्द हैं या टेस्ट है उनमें पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल ही। कोई सामान्य से सीधे से हैं उनमें देख लो, थोड़ा बहुत देखना हो तो, नहीं तो ना पढ़े तो वो ज्यादा बेटर है। गुण आधारित चिकित्सा करेंगे ना गुरुजी तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम रिपोर्टें देखेंगे तो रिपोर्टें देख के तो वही सिंड्रोम बता देते हैं, भैया ओवरियन सिंड्रोम बोलते, सिंड्रोम का मतलब तो नहीं पता नहीं कि क्या है ये। कोई चीजें जब दिखाई नहीं देती, उनकी समझ में नहीं आती, तो तभी तो सिंड्रोम शब्द लगाते हैं वो। देखो दूसरी जो बात है ना जी, क्या है कि हमारे पास कोई रोगी समस्या लेके आएगा ना जी, तो हम उसकी समस्या के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से, उसके गुण देख करके गुण के हिसाब से चिकित्सा करेंगे हम निश्चित रूप से, और उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा उसमें। लेकिन अंग्रेजी में चले गए, मान लीजिए आपके सारे तो टेस्ट कर दिए और वो समस्या नहीं पकड़ में उनको, तो रोगी बोलता मेरे को समस्या है, डॉक्टर बोलता तेरे को कोई समस्या नहीं है। अब मानो किसकी की, भाई डॉक्टर की थोड़ी मानी जाएगी समस्या, तो रोगी को है ना, रोगी की माननी पड़ेगी, लेकिन उनके पकड़ में ही नहीं है वो चीज। तो हम उस बीमारी में क्यों फंसेंगे जी, जिसमें यानी कि पूरा समाधान ही नहीं है। भाई हमारे पास ऐसा है कि भाई राम का तीर है हमारे पास, तो भाई चलाएंगे तो सामने वाला मरेगा, ये तो हम फिर वो जो है ना मेघनाथ वाला और उस वाला तीर क्यों चलाएंगे, क्यों जी? पेज नंबर 509 निकाल लो जी। देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल डीप में, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे, डीप में सूक्ष्म स्तर पर आप अध्ययन कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से कर रहे हैं। जैसे आप लोग अगर अब इतना गुण आधारित पकड़ गए हो तो कई साथी ऐसे है कि भाई अगले की शक्ल देख के बता सकते हैं कि इसको ये रोग किस कारण से है, संप्राप्ति भी शक्ल देख के बता सकते हैं जी। तो आयुर्वेद पे अगर काम करना है तो जी आयुर्वेद एलोपैथ, दो नाव में सवार ना हो जी, एक ही नाव में पांव रख के अच्छे से आपने चलना है, क्योंकि आयुर्वेद पूरी संप्राप्ति के साथ बात कर रहा है जी। एलोपैथी तो ऊपर से ही काम कर रहा है जी, पूरी संप्राप्ति के साथ कहाँ क्या क्या हो रहा है, पूरे हर पंच महाभूत के आधार पे जी। वहाँ वो गुरुजी ना तो उनकी संप्राप्त, वो तो सूक्ष्मता है, अलग अलग टेस्टों में टेस्ट कराओ, अलग अलग रिपोर्टें आती हैं उसी बात की, उसी रोग की। वो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, डॉक्टर के पास जाओगे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो बिना सिर पैर का बड़ा मामला हो तो बिना पेंदी का वो लोटा होता ना जी,
वो काम उनका तो। पेज नंबर 509 गुरु- पे अनुपम जी पढ़ो रक्त गुलम का वर्णन। अष्टांग हृदय निदान स्थानम, पेज नंबर 509। जी गुरु जी। रक्त गुलम का वर्णन है, जो स्त्री ऋतुकाल मासिक धर्म प्रारंभ होने से 16 रात्रियों में अथवा जो नव प्रसूता प्रसव के दिन से 15 दिनों तक अथवा जो योनि रोगों से पीड़ित वात दोष को प्रकोपित करने वाले आहार विहारों का सेवन करती है, उसका उक्त कारणों से कुपित हुआ वात दोष योनि अर्थात गर्भाशय में आर्तव ऋतु काल में स्वाभाविक रूप से निकलने वाला यानी कि आर्तव जो होता है को प्रत्येक मास में रोकता रहता है थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार वह रुका हुआ आर्तव कुक्षी यानी कि गर्भाशय को बढ़ाता रहता है, जिसके लक्षण गर्भ के समान देखे जाते हैं, यथा जी मिचलाना, दोहन लक्षण, स्तनों में दूध का आ जाना, चेहरे आदि का सूखना। इसमें क्या कहा गया है जी? इसमें कहा गया है कि भाई जो स्त्री मासिक धर्म के समय में अथवा नवप्रसूता में जब डिलीवरी हुई है या जो स्त्री योनिगत रोगों से पीड़ित है, फिर भी वो वातवर्धक आहार विहारों का सेवन करेगी, तो ऐसा करने से उसके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष क्या करता है कि वो रज को रोक देता है जी। अब रज अंदर कब रुकेगा? मासिक धर्म समय से कब नहीं आएगा जी? या तो वहां पे वात की स्थूलता है उसके कारण नहीं पैदा होगा आएगा, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि द्रव गुण बढ़ गया है, शीत गुण बढ़ गया है, उसने उष्ण गुण को कम कर दिया है, स्थूलता आ गई है, आमता है। तो एक तो कफ वाले में मासिक धर्म नहीं आएगा स्थूल गुण के कारण, वहां अवरोध बनेगा। और आर्तव जो मासिक धर्म निकलना है वो ऐसी चीज है कि वो निकल के यूट्रस की शुद्धि होके यहाँ पे नया आर्तव आएगा, गर्भ कंसीव होगा जी। तो पुराना आर्तव हर हाल में निकल जाना अनिवार्य है जी। अब हमने ऐसे आहार विहारों का सेवन किया है जिसने या तो अंदर स्थूलता पैदा कर दी है, कफ को बढ़ा दिया है, तो वो क्या करेगा? मासिक धर्म को रोकेगा। वो मासिक धर्म जो निकलना चाहिए था रुकेगा, तो वो किस रूप में है जी? और रुक कब रहा है? जब वहां पे दोष है तो वो क्लेद रूप में है जी। वो आम है, कौन सा आम? जिसको विष बोला गया है, तो वो विष है, तो वहां पे वो गांठ शिष्ट ये सब बनाएगा ही बनाएगा जी। अब हमें क्या लगता है जी? अब एक महिला है, उसको यूट्रस में गांठ है, उसके कारण उसको पीड़ा हो रही है। अकेले गांठ के कारण पीड़ा नहीं है जी, वो गांठ बनी क्यों है? दोष के कारण, और उस दोष की संप्राप्ति के कारण उसको पीड़ा है। अब उस गांठ को हटाना है तो क्या हम सर्जरी करके निकाल दें जी? वो फिर बढ़ जाएगी। जैसे आप एक कोई पौधा है उसको ऊपर से काट दोगे वो फिर बढ़ जाएगा जी। उसके सप्लाई लाइन को रोकना पड़ेगा। सप्लाई लाइन कौन सी है? जिन कारणों से वो बनी है जी। अब यहाँ पे वात के कारण मासिक धर्म रुक सकता है, वात दोष के कारण, और कफ के कारण रुक सकता है। तो ये संप्राप्ति यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई मासिक धर्म रुकता रहेगा तो फिर यहाँ पे पीसीओडी बनेगी। एक नीचे वाला और पढ़ दो, रक्तज गुलम के लक्षण, ऐसा क्यों होता है? पढ़ो जी। रक्तज गुलम के लक्षण है, तदंतर क्रम से वह रक्त वात दोष का साथ पाकर तथा पित्त का कारण रूप होने से उस स्त्री के शरीर में वात पित्त के कारण उत्पन्न गुलम से होने वाली वेदना, स्तंभ, जड़ता, दाह, अतिसार, प्यास का लगना, ज्वर आदि उपद्रवों को उत्पन्न कर देता है तथा गर्भाशय में उत्पन्न कष्टकारक शूल होने लगता है, क्योंकि दूषित आर्तव जनित रक्त का वही आश्रय है। इन लक्षणों के साथ योनि से दुर्गंध युक्त स्राव होने लगता है, चुभन जैसी पीड़ा तथा स्फुरन, फड़कने की सी प्रति। बस इतना ही पढ़ना था अनुपम जी, इतना ही पढ़ना था। इसमें हमने पढ़ा है कि भाई मासिक धर्म हर महीने होना चाहिए। अगर मासिक धर्म नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके शरीर में दोष है जी, या वात विकृत अवस्था में बढ़ा है, या कफ बढ़ा है। पित्त में क्या है? जल्दी जल्दी मासिक धर्म होना, समय से पहले होना, अधिक ब्लीडिंग होना, वो संप्राप्ति रहेगी। अब अगर मासिक धर्म 28वें दिन होना अनिवार्य है, 1-2 दिन आगे पीछे चल सकता है, नहीं हो रहा है, महीना
लेट जा रहा है, 2 महीने लेट जा रहा है, तो दोष की वृद्धि है, वो बढ़े हुए दोष उसको रोक रहे हैं और जो निकलना चाहिए था वो अंदर रुक रहा है। तो वही वहाँ पे, क्योंकि वो विष है, टॉक्सिन है, वो निकल जाके क्लीन होना चाहिए था, वो वहाँ पे गाँठ का निर्माण कर रहा है। इससे आगे और कोई चीज़ नहीं है। वो आपके ओवरी को भी नुकसान करेगा, वो आपके एंडोमेट्रियम को भी नुकसान करेगा, वो आपके पूरे यूट्रस में ही संप्राप्ति बना सकता है जी। ये सीधी-सी संप्राप्ति है इसकी। वो तो गुरुजी पूरे बॉडी में ही करेगा ना जी। दोस्त तो पूरी बॉडी में, वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, कफ बढ़ा है, तो पूरी बॉडी में ही वो संप्राप्ति बनती है। ये तो हम चर्चा सिर्फ गर्भ की कर रहे हैं। बिल्कुल, संप्राप्ति तो बिल्कुल सही बोला है, पूरी बॉडी में बनती है। वो श्लोक तो याद ही है आप लोगों को, जो कफ के लिए एक ही श्लोक की बार-बार चर्चा करते हैं जी, कि बढ़ा हुआ कफ दोष अग्नि को मंद करके, अरुचि पैदा करके, रसवायु स्रोतों में अवरोध पैदा करके, फिर आंतों की गति को धीमा करता है। वो आंतों की गति नहीं, वो पूरे शरीर के हर ऑर्गन को धीमा करता है। तो इतनी सिंपल सी संप्राप्ति है जी। अब इसमें फंसना नहीं है, पीसीओडी, पीसीओएस भाई कब बढ़ना है, जब मासिक धर्म रुक गया है। तो वो केवल, वो ऐसा नहीं है कि आपके महिला के केवल यूट्रस में संप्राप्ति मिलेगी। हो सकता है उस महिला को बीपी भी हो सकता है उस महिला को थायराइड भी हो सकता है उस महिला को गुर्दे या पित्ते में पथरी भी हो। ठीक है, क्योंकि आम है जी, आम जहाँ भी रुकेगा वहीं संप्राप्ति हो सकता है, फैटी लिवर भी हो जी वहाँ पे। गुरुजी इसमें जो एक लक्षण है, तो 2-3 लक्षण तो अगर हम उसमें जांच करते तो मिल ही जाते हैं निश्चित रूप से। दूसरे भी 2-3 ज्यादा ही मिल जाते पुराना होता रोगी। डिपेंड करता है जी कि संप्राप्ति कितने समय से है, क्योंकि गुण बढ़े हैं। अब गुण एक एक अंग में तो संप्राप्ति बनाएंगे नहीं, अब गुण कितने टाइम से बढ़े हैं उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितने अंगों में संप्राप्ति बनी है जी। जी जी गुरुजी। तो इसके चक्कर में हमने नहीं फंसना है जी। अब देखो पिछला जो हमने केस पढ़ा है कि भाई ऐसे ऐसे रोगी आते हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में 5-5 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं और उनकी बेसिक चीजें ठीक कर रही, तो उनमें कंसीव हो रहा है जी। तो संप्राप्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जमीन में कर रहे हैं वही हमने यूट्रस पे सोचना है जी। अब जमीन में भी पानी बढ़ा रहेगा तो विकृति है जी वहां पे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे जी। आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी है जी? आज की संप्राप्तियां कैसी लगी है जी आप लोगों को? हाँ तो जी गजब हो गया जी। क्यों जी, कमाल ही हो गया। बाकी दूबी दिन छेड़ दिया तो और घना गजब हो गया जी। क्यों जी, बची कुछ भी निकल गई फिर तो। क्यों गुरुजी, बहुत बढ़िया लगा गुरुजी आज तो। ठीक है जी। बाकी तो रोज रोज घटता है। हर दिन हम थोड़ा और डीप ही चलते चले जा रहे हैं जी अभी। अब मुझे लगता हाँ जी, हाँ है जी। इतना तो हो गया होगा कि जी पेशेंट को आप आसानी से उसको आश्वस्त कर सकते हो उसकी बीमारी के प्रति जी। हाँ जी गुरुजी, हो जाता है जी गुरु। सर डॉक्टर नहीं करते, डॉक्टर क्या है, रोगी आया है, क्या समस्या है, दवाइयाँ लिख दी, जाओ भाई छुट्टी। तो हम रोगी से आंख में आंख मिला के बात कर सकते हैं जी। गुरुजी ये तो एक दिन बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी, होगी निश्चित रूप से। ये तो आयुर्वेद में, चिकित्सा जगत में जो है ना, बहुत बड़ी क्रांति का आप जो है ना मूल स्थापित कर रहे हो, यानी कि जड़ स्थापित कर रहे हो। बहुत बड़ी क्रांति की आयुर्वेद की। तो लोगों को तैयार कर दोगे ना जी, फिर समझ लो आप लोगों के भी अच्छे से 20 के अंदर चल जाएंगे जी। और जी जी गुरुजी। 20 के अंदर इस तरह से काम करेंगे, फिर आगे आप लोग भी आगे आगे बढ़ाओगे तो चीजें हो जाएगी। मोनू जी आज की कक्षा में चुपचाप रहे हैं, मोनू जी को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? मोनू जी लगता है सो गई है, क्योंकि सो जाती है जी मोनू जी। फिर लोगों को तैयार तो करते हैं लेकिन वो फिर निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, देखो निकलने का क्या रीजन है जी? उसमें तो 2-3 जन हुए थे, जैसे चॉकलेट जी भी मैंने ही किया था, फिर एक हीरक ने भोसले को भी मैंने किया था और 2-3 को किया था, लेकिन फिर वो लोग निकल गए। करण कुमार चोगले तो जुड़ते हैं जी, अभी भी आज भी जुड़ रहे थे। आज जुड़े थे। हाँ, वो शारदा जी एक ही दिन लगा के हट गए थे। हाँ तो थोड़ा सा कोशिश करो। बहुत जन खाली 3 जन ही ज्वाइन हुए थे। जो अपने ही विचारों से ज्यादा मिल सकते हैं।
चलो आज गुरु जी अभी इसमें करें। जागरूक दूसरा क्या है कि चिकित्सा जगत से आयुर्वेद से थोड़े बहुत जुड़े व्यक्ति हो ना, तो वो लोग लंबे चल पाएंगे। वो बिल्कुल जी। इस तरह के आदमी हमें देखने पड़ेंगे जो आयुर्वेद से ही थोड़ा बहुत काम करते हो ना, तो उनकी रुचि भी होती है, उनकी फिर आवश्यकता भी पूर्ति होती है यहाँ से, क्योंकि वो करते तो है लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते पूरी तरह से। भाई मैं कर तो रहा हूँ लेकिन अंदर में तो दूसरे को तो नहीं पता था, खुद को तो पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। तो जैसे ही गुरु जी वो आपकी मैंने वीडियो देखी थी, आपसे 2 मिनट चर्चा हुई तो पता लगा भाई मामला तो गड़बड़ी है। क्यों जी? हाँ, तो मैं उस दिन से तैयार हो गया फिर। पहली बार क्यों जब जी? अपनी चर्चा हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो इस तरह से चर्चा हो किसी को तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो तो वो जरूर निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। करेंगे गुरु जी इसको है। ठीक है जी। चलो आज इतना जी ही गुरु जी। पढ़ेंगे, सभी को नमस्ते जी, कल पढ़ेंगे जी। नमस्ते जी गुरु जी, नमस्ते जी।